बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से सुबह बखैर। आप सब मुझे कहते हैं सुहा अफजल और स्क्रीन मेरे साथ शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत। तो हरमीत के पास चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम हरमीत, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सोहा, क्या कहें, मौसम के हवाले से शुरुआत करते हैं। वैसे इस्लामाबाद में तो कमाल की सर्दी हो गई है। वैसे लाहौर के बारे में अब तक आपने बताया नहीं कि लाहौर में क्या सिचुएशन है। यहाँ पे तो पूरा दिन कल परसों से जो बारिशों का सिलसिला था वो चल रहा था, लेकिन आज हल्की हल्की धूप है और ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं। वैसे भी मैंने सवात और दीगर इलाकों में कॉल की तो वहाँ पे बर्फबारी का जो सिलसिला है वो पूरे पहाड़ जो हैं वो ढके हुए हैं और लोग पहाड़ बर्फ को तो कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोगों की वैसी मजबूरी होती है, जाहिर बात है कि परेशानी भी पड़ जाती है। लेकिन आप हल्की धूप की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद में लाहौर में कड़ाके की धूप निकल है। हियर वी आर डन विद द सर्दी, बिकॉज लाहौरियों को आपको पता है बामुश्किल 1 से 2 माह की सर्दी नसीब होती है और उसमें हम ठटर ठटर के कहते हैं कि बस धूप निकल आए। तो फाइनली 2-3 दिन की बारिश के बाद रात को थोड़ी सी अब वो इम्तजाज था फोक का, स्मोक का, लेकिन धुंधलाया हुआ था कल की। अगर हम रात की बात करें, कल शाम की बात करें, कल सारा दिन भी सूरज ने हमें बिल्कुल दर्शन नहीं कराए, लेकिन आज सुबह होते साथ ही सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और सर्दी भी लोग इंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज सर्दी अब लाहौर में इतनी ज़्यादा है नहीं। वो जो हैवी स्वेटर्स, हैवी मलबूसात हम सर्दियों के पहन लेते हैं, कोट्स, जैकेट्स, अब उसका मौसम थोड़ा सा कम हो गया है। गाड़ी में जब तक आप फुल मतलब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और अगर आप हीटर चला लें और ये धूप भी निकली हो तो आपको अचानक से सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। तो इतना ज़्यादा मौसम जो है वो लाहौर में एतदाल का मौसम है। लेकिन अब ये सियासत जो है वो गर्मा गर्मी और दर्जा हरारत सियासत का जो है वो अपनी पीक पर जा रहा है। कल पूरी पाकिस्तानी सियासत में गिरफ्तारी का चर्चा रहा। आपने करंट अफेयर देखा हो, आपने न्यूज़ देखा हो, मॉर्निंग शो या एक्सप्रेस कोई भी प्लेटफॉर्म, आपको कल सारा दिन फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से लम्हा बलम्हा अपडेट मिलती रही। जमान पार के बाद बड़ी तादाद में लोग जमा थे, कारकुनान जमा थे। चूंकि पहले बात यहाँ से शुरू हुई कि इमरान खान की गिरफ्तारी रात गए हो सकती है, 2, 2:30, 3 बजे के करीब मीडिया टॉक हुई और सुबह 6 बजे की बात अगर हम करें तो हमने देखा कि गिरफ्तारी अमल में लाई गई। 10 बजे के करीब कहा जा रहा था कि उन्हें इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन पहले उन्हें कचहरी पेश किया गया, फिर उन्हें सर्विसेज अस्पताल लेके जाया गया और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर कर लिया गया है। मीडिया के सामने भी उन्होंने बातचीत की है, अदालत में भी वो पेश हुए हैं, उन्होंने इकरार भी किया है, लेकिन एक बार फिर से बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है दीगर दफात शामिल करके। और इससे हरमीत ये साबित होता है कि हमने माजी से कुछ नहीं सीखा। अमूमन यही होता है सुहा के, गद्दारी के, बगावत के। अब आप देखें ना कि केस कहाँ का है और कहाँ जो है वो, अगर आप देखें लाहौर से गिरफ्तारी हुई, फिर बयान कहाँ दिया, केस की FIR कहाँ दर्ज हुई, इन सारी चीज़ों में बड़ा तजाद होता है। उमूमन हम ये देखते हैं कि अगर आप सिंगल पर्सन जो है, एक आम आदमी जब थाने में जाता है, एप्लीकेशन देता है FIR के लिए, तो आपको ना उसमें बड़ी सिफारिशें लगानी पड़ती है। कहीं ना कहीं हमसे लोग कॉल करवाते हैं कि भाई आप फलाने थाने कॉल कर दे, कहीं ना कहीं हम भी फिर कहीं और सोर्स देख के वहाँ, उसके बावजूद भी कभी रिपोर्ट जब दर्ज होती है उसमें भी टाइम लगता है और उसमें भी वैसी दफात शामिल की जाती है कि वो वैसे भी मुलजिम के लिए या जिस शख्स ने कोई ऐसी कार्रवाई की हो तो उसके लिए बड़ी आसानी होती है छूटने के लिए। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढा जाता है कि कोई ना कोई नुक्ता मिल जाए और फिर कहीं ना कहीं बगावत या गद्दारी के मुकदमे जो है, सियासतदानों ने ये सर्टिफिकेट बांटना जो है, ये कहीं ना कहीं हमें मिले थे। आयूब खान साहब के दौर में ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू हुए थे, लेकिन अब पॉलिटिशियन जो है वो भी इस मैदान में किसी पीछे नहीं है। और हमने देखा है कि इमरान खान साहब का जब दौर था, वो कहते हैं ना कि कल सोशल मीडिया में मैं देख रहा था तो बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि ये कर्मा है, और उसमें कोई शक नहीं है कि आपको याद होगा कि जैसे इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली थी, कुछ ऐसे सहाफ़ी थे जिनको सिर्फ रेंट पर जो है, रेंट ना देने और लेने पर भी जो है वो गिरफ्तार कर दिया जाता था और हथकड़ी लगा के उनको अदालत में पेश किया जाता। और आज सुबह, क्योंकि मैं उस वक्त रिपोर्टिंग करता था, तो मुझे ना ग्राउंड पे पहुंचना ही होता था और मुझे याद है कि राना सनाउल्लाह से लेकर शायद खाकान अब्बासी और जिन जिन को भी लाया जाता, तो हम कवरेज के लिए 4-4, 5-5 घंटे हम इंतज़ार करते थे और जब उनको हथकड़ी में लाया जाता था तो इस किस्म की सिचुएशन तब थी। और आज हम देख रहे हैं कि अब है, और ये नहीं है कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आएंगे तो इनको बख्श देंगे, ये सिलसिला इनका चलता जाएगा। होना तो ये चाहिए कि इस वक्त जो सिचुएशन है, यानी जिस किस्म के हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क में, जिस किस्म की, कल की बात है, मैंने एक रेडी वाले ने मुझसे सवाल किया कि जनाब आप टेलीविज़न पे बैठते हैं, क्यों हमारी बात नहीं पहुंचाते ऐवानों तक कि हम किस हालात से गुजर रहे हैं। यकीनन उसने जब फरियाद की तो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ
उसका कहना ये था कि मैंने ये आलू रखे हैं और प्याज जो है अब खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया है, 280 रुपए का जो है वो 1 किलो प्याज है। पूरा दिन हो गया है, मैंने पूरे दिन में सिर्फ 500 रुपए की ही सेल की है, कोई खरीदने को तैयार नहीं, जो खरीदता है वो भी 1-2 आलू खरीद के, क्योंकि लोग जो हैं इतने परेशान हैं कि जो बेचने वाले हैं वो भी परेशान हैं, जो खरीदने वाले वो भी परेशान हैं। तो ये एक आम आदमी की कहानी है और हर शख्स जो है काफी परेशान है। लेकिन अगर बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आपका इंटरेक्शन जब लोगों से होता है तो वो बार बार आपसे एक ही सवाल करते हैं कि हमारी आवाज ईमानों तक कब पहुंचाई जाएगी। गालिबन कल मेरे साथ भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया। मुझसे लोगों ने पूछा जब मैं एक फंक्शन पे गई कि हम अब अवाम जो है वो उस तरह से इंथुजियास्टिक नहीं है, अवाम उस तरह से बाहर नहीं निकल रही या किसी भी कॉल पर नहीं निकलेगी। तो मैंने ये जवाब दिया कि इस वक्त अवाम जो है वो हर तरह के सियासतदान और हर तरह के लीडर से टोटल मायूस हो चुकी है। महंगाई इतनी ज्यादा है और अगर आप प्याज की कीमतों की बात कर रहे हैं, डॉलर की बात तो चलिए हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव में करते हैं। एक आम लेमैन की बेसिक नीड्स, उसका घर, उसकी रोजी रोटी, उसके बच्चों की फीस, वो पूरी नहीं हो रही। इसी वजह से अवाम जो है वो शदीद मायूसी का शिकार है। किसी भी पार्टी की, किसी सियासतदान की, किसी लीडर की कॉल पर बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब सब एक जैसे हैं। देखिए सोहा, हमने देखा है, हाँ, आप हमारे पड़ोस में देख लें, पड़ोस में जितने भी पॉलिटिशियन थे उन्होंने एक चीज़ पर इत्तेफाक किया। इससे पहले मैं माजरत चाहता हूँ कि प्याज का जो रेट है वो 280-180 नहीं है, लेकिन मैं हिंदुस्तान की तरफ जाता हूँ, पूरे पॉलिटिशियन इकट्ठे हुए और उन्होंने एक चीज़ पर जो है उनका इत्तेफाक हुआ और वो था मिसाक मईशत, कि मईशत के बारे में या मुल्क की तरक्की के बारे में जो जो हुकूमत इक़दाम उठाएगी, दूसरी हुकूमत अगर आएगी तो उसको उसमें रुकावट नहीं डालेगी। और आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है। तो ये सिचुएशन है, वहां 23 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से मोदी सरकार जो है वो निकाल चुका है। तो ऐसे में अगर हमारे मुल्क में देखें तो हम कभी अमीर हुआ करते थे, हमारे लोग अमीर हुआ करते थे और पैसा था वाफिर मिकदार का। आज ये सिचुएशन है कि 12 करोड़ से लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए हैं और आपके 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा सकता। स्टंट जो ग्रोथ है वो भी कम होती चली जा रही है, यानी आम आदमी को रोटी मिलना जो है वो मुश्किल हो चुका है। लेकिन सियासतदान सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की दौड़ में लगे हुए हैं और किसी न किसी तरह इल्जामात से वो कभी ये नहीं सोचते कि आगे आवाम को किस तरह रिलीफ देना है। इन तमाम इश्यूज पे फोकस करने की बजाय ड्रामाई सूरत हाल जो हमारी सियासत में हर रोज एक नया इंसिडेंट, एक नया ऐसी चीज सामने आ जाती है जो कि मजीद इसको ड्रामेटिक बना देती है। और कल के सारा दिन तो गिरफ्तारी पर चर्चा रही। अब अवाम की बात कौन करेगा, कब करेगा, ये सियासतदानों को या लीडरान को ही इस बारे में सोचना चाहिए। और दो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हम साया मुल्क से आपको खबर देते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि 26 जनवरी का जो दिन है वो योम जमहूरिया भारत मनाया जाता है और वहाँ पर चूंकि योम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, तो एट द सेम प्लेस कश्मीरी जो है वो इसे योम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। अगर आप आज के दिन की मुनासबत से बात करें तो रिपब्लिक डे के हवाले से बड़ी तादाद में तकरीबात मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ स्टेट्स में की जाती हैं। लेकिन अगर हम कश्मीरियों की बात करें तो उन्हें बाकायदा तौर पर कंट्रोल करने के लिए भारतीय फौज की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें या पुलिस एहलकारों की बात करें, हर गली कूचे पर तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं ताकि इन रिपब्लिक डे की एक्टिविटी में कोई भी किसी किस्म का खलल कश्मीरियों की जानिब से ना पड़े। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं। जब अगर कश्मीरियों की बात करें तो आर्टिकल लगने के बाद जो पाबंदियां मजीद सख्त की गई हैं वो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में इसके बारे में चर्चा हो रहा है। आलमी मीडिया की बात करें या कश्मीरियों के खुद मीडिया की बात करें तो हर जगह पर यह चीज़ बार बार कोट की जाती है कि सो कॉल्ड सेक्युलर स्टेट कहलाने वाला भारत जो है वहां पर मुसलमानों का क्या हाल है, कश्मीरियों का क्या हाल है, वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑन एंड ऑफ आप तक पहुंच जाता है। लेकिन अपनी ये बर्बरियत और ये जो हिंदू इंतहा पसंद है मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो इस चीज़ से रुकने वाली नहीं है और ना वो रुक रही है। और आज का दिन भी इसकी एक एग्जाम्पल है जो कि कश्मीरियों की जानिब से हरमीत योम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि एक रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पर रहने वाले, चाहे उनका ताल्लुक जिस दीन धर्म से हो, उनको इक्वल देखा जाए, उनके जो हुकूक हैं उनको दिए जाएं। लेकिन हम कश्मीर का जब जिक्र आता है तो कश्मीर में जो एक जदोजहद है गुज़श्ता 74 साल से, और वो उसमें हम देखने की कोशिश की जा रही है कि उनको किसी न किसी तरीके से दबा दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जितना हिंदुस्तान उनको दबाने की कोशिश करता है उसी तरह उसका रिएक्शन आता है। और
और आपने दुरुस्त फरमाया कि आज यूम जमहूरिया भारत मनाया जा रहा है, लेकिन हमने उमूमन ये देखा है कि यूम स्याह कश्मीर में ये दिन इस तौर पर ही मनाया जाता है। और आपने दुरुस्त फरमाया कि 2019 में जब आर्टिकल 35A का निफाज हुआ, यानी काला कानून राइज किया गया, यानी आज आप देखें ये तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिसको छुपाया जाता है, लेकिन आप ये देखें कि जो वहाँ के मुख्तलिफ मुकामी हिंदू हैं उनको उनकी आबादकारियाँ यानी हिंदुस्तान के उन इलाकों से लाया जाता है जो कश्मीर में, हालांकि कश्मीर का जो आइन है यानी वहाँ का जो कानून है उसमें कश्मीरी ही को हक हासिल है वहाँ पे उस सरजमीन को ख़रीदने का, लेकिन उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए, उनको बसाने के लिए मुख्तलिफ पंडित जो है उनको दोबारा लाया जा रहा है। उसके साथ साथ फ़ौज ने जिस तरह एक पूरी की पूरी हिंदुस्तान की फ़ौज जो है अगर आप वहाँ पे देखें, और जिस किस्म की तलाशी, यानी आपके पास मोबाइल है, आपने किसी को मैसेज भी कर दिया किसी पाकिस्तानी को गलती से, तो आपकी पूरी की पूरी इंक्वायरी होती है। और इस पर हिंदुस्तान की खुद भी कई फिल्में बन चुकी हैं, शायद मेरे ख्याल में जिसमें एक फिल्म आई थी शाहिद कपूर और तब्बू ने उसमें मरकजी किरदार अदा किया था, वो अगर आप देखें तो आपको सिचुएशन का अंदाजा होगा कि किस किस्म के हालात हैं कश्मीर में। कल BBC के एक रिपोर्ट आई थी, वो डॉक्यूमेंट्री का जिक्र हुआ, तर्जुमान वाइट हाउस के से एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने सवाल किया कि हिंदुस्तान में ख़वातीन का रेप किया जाता है, 2000 ख़वातीन का रेप हुआ है, और इसी के साथ साथ जो मुसलमान हैं उनमें से कई लोगों को और ख़ासकर क्रिश्चियन को और सिखों को टारगेट किया गया है, कुछ को ज़िंदा जलाया गया। डॉक्यूमेंट्री पूरी आपने देखी है। क्या आप मोदी सरकार के ये जो कार्रवाइयाँ हैं वहाँ पर हो रही हैं इसके ख़िलाफ़ क्या आप कुछ बात करेंगे? तो उन्होंने नफ़ी में इशारा दे दिया और उनका कहना था कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के साथ। यानी आप अंदाज़ा इससे लगा लें कि हम कहते हैं कि जो दीगर तंजीमें, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, वो क्यों आवाज़ नहीं उठाती। मसला ये है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा है, भारत की इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा और ख़ासकर दीगर ममालिक की इतनी इन्वेस्टमेंट है कि वो कभी भी इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे। लेकिन आपके बात दुरुस्त है कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हमारे पास सोशल मीडिया, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और जब तक हमने हमेशा कोशिश की कि अपने कश्मीरी भाइयों की जो आवाज़ है, जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, जो दर बदर की ठोकरें खाकर, जिस किस्म से आपको याद होगा कि जब 35A का निफाज हुआ तब बहुत सारी कश्मीरी लड़कियां जो हैं मुख्तलिफ दिल्ली में मुख्तलिफ इलाकों में वो फंस गए थे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, और हमने ये देखा कि वहाँ पर उनको बचाने के बजाय गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको बचाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, RSS के गुंडे गए और उन पर हमलावर हुए। तो बहुत सारे हमारे जो सिख थे, वीडियो आज भी ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हैं कि उन बच्चों को बाहिफाजत गुरुद्वारों तक लेके आया और गुरुद्वारों से उन्होंने कश्मीर शिफ्ट किया। तो ये सिचुएशन थी, एक रियासत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक मजलूम का साथ दे, लेकिन हम ये देखते हैं कि वहां पर मजलूम का नहीं, वहां पे उस जाबिर का, उस कातिल का, उस RSS और बजरंग दल के गुंडों का हमेशा साथ देता है, और रियासत ही जो है उनको बेक से वो सपोर्ट भी हासिल है, फाइनेंशियली भी, और चाहे वो आईनी हो, कानूनी हो, वहां पे भी उनके वकला सामने होते हैं। जबकि RSS के गुंडे चाहे वो मसाजिद को शहीद करते हैं या कश्मीरियों को शहीद करते हैं, RSS के गुंडों की हिफाजत हुकूमत ने ली है। और हरमीत, आप एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। स्पेसिफिकली चलिए हम तो कश्मीर ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, लेकिन अगर रिपब्लिक डे की स्पेसिफिकली बात और भारत की हम बात करें तो इतनी दफ़ा मैं ये बात कोट कर चुकी हूँ और आप भी जानते हैं कि सो कॉल्ड सेक्युलर स्टेट कहलाने वाला भारत जो है, उसमें अगर RSS की बात की जाए या फिर इंतहा पसंदों की बात की जाए, नरेंद्र मोदी सरकार की बात की जाए, तो हरमीत आपको पता है कि बार बार मुसलमानों के साथ जो इंतहा पसंदी वहाँ पर की जाती है, जिस बर्बरियत का मुजाहरा किया जाता है, जिस तरह से पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, वहाँ पर मुसलमान या अगर दीगर मज़ाहिब की बात भी करें तो मुसलसल उन्हें इस्तेहसाल का शिकार बनाया जा रहा है। हम स्पेसिफिकली मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप रिपब्लिक डे मना रहे हैं तो हम ओरिएंटेडली इस बारे में बात करेंगे। तो बाकी दीगर जितने भी मज़ाहिब वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ किस तरह का सलूक जो है वो रवा रखा जाता है। और रही बात कश्मीरियों की कुर्बानी की, तो बुरहान वानी समेत आज भी कई तहरीक ऐसी हैं जो कि मुसलसल चल रही हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने भारत के साथ या भारत की ये जो जालिम और मजलूम जो ये जंग है इसको ख़त्म करने के लिए कश्मीरी हर रोज़ सुबह उठते हैं और उस जंग का नए सिरे से आगाज़ करते हैं, जिस जंग के लिए और जिस आज़ादी की जंग के लिए वो रोज़ाना लड़ रहे हैं। हम अलबत्ता क्या कर सकते हैं
आपने ठीक कहा हरमीत, ये प्लेटफॉर्म है हमारे पास, हम बोल सकते हैं, हमारे सियासतदान क्या कर सकते हैं, हमारे लीडरान क्या कर सकते हैं, हमारा आइन, हमारी हुकूमत क्या कर सकती है, इस पर एक क्वेश्चन मार्क है। हमारे पास जो इख्तियार है हरमीत, हम वो कर रहे हैं और बनिस्बत मुझे लगता है कि बस हम बोल ही सकते हैं ना, उनका साथ और इज़हार यकजहती के लिए हम सिर्फ अपने अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास इक़्तिदार है, पावर है, जो कुछ कर सकते हैं, आपको याद होगा माजी में बहुत मिसालें ऐसी हैं कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया उन कश्मीरियों के लिए, और अब उन वहाँ पर हालात कैसे, रियलिस्टिक अप्रोच ये कि आप ये समझते हैं, ये जानते हैं, इस पर भी बहुत डॉक्यूमेंट्रीज बनी है कि वहाँ के लोग अब भी ये चाहते हैं कि ना हम पाकिस्तान के साथ एफिलिएट हो, ना हम हिंदुस्तान के साथ, हमें आज़ादी चाहिए, सिर्फ आज़ादी। और इस बात को हम इस तरह से इन प्लेटफॉर्म्स पर कोट नहीं कर सकते और ना हमने कभी की है, लेकिन दे आर डन विद ऑल दीज, जो हो चुका है पाकिस्तान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी। और तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आपको बताएंगे कि आज की टॉप स्टोरीज में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। आप रन डाउन शुरू करते हैं। रन डाउन में आपको टॉप ऑफ द ऑल यही बताएंगे कि इस्तीफे तो मंजूर कर लिए गए हैं और इसके अलावा डी नोटिफाई भी 40 से ज़ायद अरकान जो है कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद कल की सारी लाइमलाइट जो है वो फवाद चौधरी साहब के पास चली गई और कल की गिरफ्तारी के बाद उनको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया गया है। इसके बाद आगे क्या होगा और किस तरह से आईजी पंजाब को भी तलब किया गया है, आईजी इस्लामाबाद को भी अदालत तलब किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के बाद ये केस जो है वो अब इस्लामाबाद चला गया है और मुंतकिली के बाद अब क्या सूरत हाल सामने आती है, इसको डिटेल में आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हम आपको टॉप स्टोरीज में आज इस सेगमेंट को भी डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं कि कारोबारी तबका, चाहे वो कोई भी कारोबार हो, स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल, ऑनलाइन या फिजिकल अप्रोच रखने वाले जितने भी ब्रांड्स हैं या जितने भी कारोबार करते हैं लोग, उन्हें किस कदर मुश्किलात का सामना है। सिर्फ स्पेसिफिकली महंगाई की बात नहीं करेंगे, वो तमाम सहूलियात जो पॉलिसीज़ भी इसमें शामिल हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी शामिल हैं, इसमें बहुत सारे काम करने के लिए जो पाथवेज होते हैं उनका आसान होना कारोबारी तबकात के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये गिला करते हैं कोई भी कारोबार करने वाला शख्स या फिर अगर ख़वातीन कारोबार कर रही हैं कि इतनी मुश्किलात, इतनी हर्डल्स, इतनी पॉलिसीज़, इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हम आसानी से कोई काम या कोई कारोबार पाकिस्तान में कर नहीं सकते। तो कारोबारी तबकात को क्या क्या मुश्किलात, किन किन मुश्किलात का सामना है, इंडस्ट्रीज़ को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में, वैसे दुनिया में भी ये काफ़ी मसला इन है हरमीत, हमारे भी इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें ये कहते हैं कि हम रात को सो नहीं पाते। दूसरा क्या कहते हैं, हम गोलियां खाकर सोते हैं। तीसरा ये कहते हैं हमें नींद ही नहीं आती। अब वो परेशानियां हैं, स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, लेकिन ऐसी बीमारी जिसमें आपको नींद नहीं आती है, उसे बेख्वाबी भी कहा जा सकता है, इसका क्या हल है। और पाकिस्तान में अब तक की फैक्ट एंड फिगर्स के मुताबिक 32% अफराद ऐसे हैं जो इस बीमारी का शिकार है। तो इसको आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अपने डेली डोज की तरफ चलते हैं। आज का डोज जो टीम है आपके लिए, पहली खबर मोस्ट इंटरेस्टिंग खबर है। ये एक ऐसी खबर कि फैशन की दुनिया में नित नई इजादात हर रोज़ की बुनियाद पर होती है, लेकिन ख़वातीन के लिए एक अच्छी खबर है कि आपके कान में पहनने के लिए जो इयररिंग्स हैं, अब ये एक फानूस नुमा इयररिंग है जो बैटरी से चलते हैं और अगर आप इसे पहनते हैं तो ये चमकना शुरू कर देते हैं, लाइक ब्लिंकिंग, और इसकी जो बैटरी है वो इसकी कान के बिल्कुल पीछे है। ये बेसिकली खातून है जिसने इनको ईजाद किया है और अनोखी ईजाद है ऑब्वियसली, लेकिन ख़वातीन के लिए आप देखें हरमीत कि आप किसी ऐसी पार्टी में चले जाएं या किसी ऐसे फंक्शन में चले जाएं जहाँ पर लाइट कम हो, तो मेरे ख्याल से आपके ये इयररिंग्स काफ़ी काम आएंगे। बहुत काम आएंगे और वैसे भी बड़ी इस किस्म की जो बहुत सारी पार्टियां जो बहुत ही कम हम लोग जाते हैं, लेकिन देखते हैं तो ज़्यादातर अंधेरा ही होता है और मध्यम सी रोशनी होती है और वैसे उस माहौल को बड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाती है। तो अगर इन लाइट को देखें तो ये वाकई में 4 चांद लगाएंगे। और आप देखें ना कि मुझे तो वो याद आ गया कि हम जब छोटे होते थे तो एक वक्त केप जो है वो एक केप होता था, उसमें भी इस किस्म की लाइट होती थी और बड़ा खुश होते थे कि भैया जहाँ से गुजरते थे तो उसको रात को वैसे भी अंधेरा होता था, लाइट उस वक्त नहीं थी हमारे इलाके में। तो ये देख के वो चीज़ें याद आ गई। लेकिन बहरहाल चीज़ें हैं, दुनिया है, बदलती जा रही, फैशन के नाम पर मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। और वैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर बिजली की किल्लत बड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये काफ़ी कारामद साबित होगी और जो खातून पहनेगी तो फिर वो पूरी लाइट का काम करेगी। लेकिन हम आपको इसकी कीमत बता देते हैं। फानूस नुमा जो
कानों में पहनने वाली बालियां भी कह सकते हैं, इनको बुंदे भी कह सकते हैं और इनको आप इयररिंग्स भी कह सकते हैं। इससे 128 से लेकर 158 अमेरिकी डॉलर जो है वो फिलहाल इसकी कीमत रखी गई है। 14 कैरेट सोना भी इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा ग्लास क्रिस्टल भी इसमें शामिल हुआ है। ऑल्दो ये खातून जो है न्यूयॉर्क से इनका ताल्लुक है, फैशन डिज़ाइनर हैं और डियाना इनका नाम है। उन्होंने कहा कि कुछ मुख्तलिफ बनाते हैं और जब उन्होंने इसका शूट किया तो उसके बाद उनको अच्छा फीडबैक आ रहा है। शी इज़ गेटिंग गुड फीडबैक फ्रॉम लाइक जो भी लड़कियाँ फैशन की दिलदादा हैं उनके लिए। तो उन्होंने अब वो हाथों हाथ बेच भी रही हैं इसको। तो ऐसे अगर ट्रेंड चलते हैं, ऐसी अगर इन्वेंशंस होती हैं तो लोग उसे पसंद भी करते हैं एंड दे वुड लव टू बाय। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो बेसिकली ऐसी ही है। अनोखी चीज़ें आप बनाते हैं तो वो बेची जाती हैं और लोग उसको ख़रीदते हैं। ये एक ऐसे रेजर है, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले यानी 2-3 दिन पहले, आई थिंक 1 हफ्ता पहले हमने कोई ऐसी खबर दी थी आपको जिसमें सबसे बड़ा दुनिया का रेजर जो है वो बनाया गया था और उस कंपनी ने बनाया था। अब ये कंपनी है जिसने रेजर बनाया है और ये रेजर जो है ये जवानी से लेके आपको बुढ़ापे तक की सारी कहानी सुना देता है। मतलब इट सीम्स टू बी लाइक अ प्रॉपर यंग मैन। और उसके बाद जब आप इसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो पहले उसके सर के बाल जो हैं वो उतर जाते हैं, यानी वो गंजा हो जाता है या गंजी हो जाती है अगर दोनों फॉर्म में, मेल या फीमेल फॉर्म में। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुंह के फीचर्स चेंज होते हैं। हरमीन, जवानी से बुढ़ापे की दास्तान रेजर के थ्रू। अच्छा, वैसे बड़े Interesting है। मजे कभी अगर आप देखें ना कि पूरी लाइफ जो है आपको बता दी जाती है कि भैया विद इन सेकंड्स ये जवानी भी ढल जाती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापे के बाद फिर आपकी जो है वो मामला आगरे की तरफ ही होता है। तो अगर आप देखें ना पूरी स्टोरी इसमें वो है तो बड़े मज़े की है। वैसे मैंने जब ये स्टोरी देखी और अब ये जो विजुअल में चल रहा है सब कुछ, तो वाकई में ज़िंदगी है ऐसी। अगर हम अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत सोचें तो कल बचपन गुजरा, फिर नौजवानी गुजरी, अब हम जवान हैं और हम बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच जाएंगे। तो ये सिलसिला जो है इसी तरह चलता जाता है और दुनिया इस तरह चलती रहती है। लेकिन बहरहाल अच्छा है, वैसे मज़े का है। बहरहाल लाइफ एंड शो मस्ट गो ऑन। रेजर से आपको हमने ये डिपिक्शन करने की कोशिश की है स्टोरी की कि ज़िंदगी और जवानी या वक्त अच्छा हो या बुरा हो ढल जाता है, गुजर जाता है। तो आप इस चीज़ की कोशिश करें कि जो अभी का वक्त है उसको बेहतरीन तरीके से गुजारें। उम्र तो रुकती नहीं है, ये तो कम होती चली जाती है। तो बस लिव इन द मोमेंट वाली पॉलिसी जो है उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। खाने के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन खबर है। लोगों का मजमा देख के आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सारे वो लोग हैं जो पिज़्ज़ा के शौकीन हैं। पिज़्ज़ा की सबसे बड़ी दावत हुई है और 3000 अफराद ने इस वक्त जो है आपको बताएं कि पिज़्ज़ा खाकर रिकॉर्ड कायम किया है। 1000 से ज़्यादा पिज़्ज़ा ये लोग खा गए। और कंपटीशन क्या था, लेट मी टेल यू गाइस। एक पानी की बोतल और 2 पिज़्ज़ा के स्लाइस आपने खाने थे और आपने 15 मिनट्स के अंदर अंदर खाने थे। अब 15 मिनट के अंदर अंदर अगर आपने खाना था तो ही आपको फिर इसमें कंसीडर किया जाना था इस कंपटीशन में, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। और आपको पता है कि नोबल कॉज क्या था हरमीत? नोबल कॉज इस गैदरिंग का ये था कि सिर्फ पिज़्ज़ा खा के आपने पानी पी के डकार नहीं मारना। इसके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ पैसे थे और वो पैसे जो है वो बेसिकली डोनेशन था। तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जो इन अफराद के पास नहीं है, जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, उनकी मदद करने के लिए इस पूरे कंपटीशन का इनकाद किया गया। और फिर एट दी ने $40,000 से ज़ायद अतियात जो है वो इकट्ठे किए और फिर उसको डोनेट किया। कॉज बहुत नोबल था। हरमीत क्या कहेंगे इस हवाले से? नोबल, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वैसे इस किस्म की एक्टिविटीज़ ना सोहा अगर आप देखें, हम तो देख रहे हैं कि एक वक्त था हमारे यहाँ, बहरहाल हम अब दावा करते रहते हैं कि पाकिस्तानी हम डोनेशन में बड़े, लेकिन एक वक्त था कि इस किस्म की गैदरिंग या इस किस्म की चीज़ें बड़ी ज़्यादा हुआ करती थी। और अब हम देख रहे हैं कि बाहर ममालिक को अगर हम देखें, मुझे याद है कि पिछले महीने की बात है, मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी तो हल्का फुल्का प्रोटेस्ट चल रहा था, उन्होंने वीडियो कॉल की इंग्लैंड से। तो मैंने उनसे पूछा कि किसके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अब ये प्रोटेस्ट है, इसके बाद फिर डोनेशन का मसला होगा, मामला होगा। तो मैंने कहा किसके लिए किया जा रहा है, तो उसने कहा कि ये पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंजेस आई हुई हैं, ये जो मामलात हैं, तो उसको सेव करने के लिए पूरे इंग्लैंड के लोग निकले हैं कि उन भाइयों को हमारे बचाएं। यानी वो इंग्लैंड में बैठे हैं लेकिन वो दर्द, वो तकलीफ हमारी जो है वो रखते हैं। तो इस किस्म की चीज़ अगर आप आज भी आप दर्द रखते हैं, आप किसी मुफलिस का, किसी गरीब का आपको एहसास होता है कि वो जिस कब से गुजरता है, तो कहीं ना कहीं $1 भी मेरे काम आ सकता है, तो वाई नॉट। सो मेरे ख्याल में एक अच्छा था और कहीं ना कहीं गैदरिंग भी हुई, खाना पीना भी हुआ और उसके बहाने डोनेशन भी इकट्ठी हुई।
दैट्स रियली गुड। अगली खबर पे चलते हैं, लेकिन अगली खबर जाने से पहले आपको पता है हरमीत, इस दफ़ा आप लाहौर आएंगे ना तो हम कोई ऐसी गेम खेलेंगे जिससे आप मलेशिया में स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाएं। और हाइड एंड सीक से अच्छी कोई ऐसी गेम नहीं हो सकती। आप सोचिए कि एक बच्चे गेम खेल रहे हो और गेम खेलते खेलते आप छुपन छुपाई, बेसिकली आपको याद होगा, सब जो हमें देख रहे होंगे इस वक्त उनको तो याद आ गया होगा कि किस तरह से छुपन छुपाई खेली और उसके लिए कहाँ कहाँ से कोने खुदरों से ढूंढ कर हम वो पॉइंट्स ढूंढते थे जहाँ पर हम छुप जाते थे। ऑल दो हाइड एंड सीक खेलने का आपके बच्चों को भी काफ़ी शौक है। वाहिद वो गेम है जो अब तक भी लाइट नहीं हुई, अब तक भी लोग इसे शौक से खेलते हैं, बड़े भी इसको काफ़ी इंजॉय करते हैं। लेकिन ये दो बच्चे हैं, बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है। एक बच्चा जो है वो उसने अपने आप को एक कंटेनर में छुपा लिया और छुपाया इस मकसद के लिए कि भी मैं तो खेल रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स मुझे ढूंढ नहीं सकेंगे, और उनके फ्रेंड्स उसको ढूंढ नहीं सके। ये बच्चा जो है ये मलेशियन बंदरगाह जब पहुंचा तो बांग्लादेश से आने वाला ये कंटेनर जो कि सामान से भरा हुआ था, इसमें ये बच्चा था जो कि अब मलेशिया पहुंच गया है। लेकिन कैन यू इमेजिन हरमीत, इस बच्चे को देख के 7 दिन तक उसने उस कंटेनर में सरवाइव किया है और उसने कुछ नहीं खाया। ये कंटेनर खुलते साथ ही फौरी उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन आप देखिए, मैं तो हैरान हुई, तो ये कोई वाकई में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है कि 7 दिन आप गुजारे कंटेनर में, पूरे दरवाजे लॉक हों, खाने पीने का कुछ ना, और बच्चा है, छोटा सा बच्चा है जो छुपाई खेल के यहाँ तक पहुंचा है। तो जाहिर बात है उसको किस तकलीफ से, किस कर्ब से, क्योंकि जाहिर बात है समुद्री रास्ते से आपको आना है और फिर आप जिस बंदरगाह से उतरे, और फिर अगर हमने देखा ये कि जो वहाँ पे सोचा जाता है कि शायद ये छुप के मलेशिया में आया किसी कंट्री में, तो फिर बिहेव भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है वहाँ की जो इंतज़ामिया है। तो बहरहाल बड़ा मुश्किल इन्होंने सर्वाइव किया। ये बड़ी बात है कि छोटा बच्चा, इतना हौसला उसका है, इतना बुलंद हौसला है कि उस सब के बावजूद वो जिंदा है और उसने मुकाबला किया है हालात का। तो वाकई में, लेकिन आप देखें ना कि बच्चे हैं और बच्चे आप ठीक कह रहे हैं, हैरान की है, मतलब इज नॉट मोर देन अ मिरेकल कि आप देखें वो बच्चा 7 दिन तक जिंदा रहा है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। वो ये कहता है कि जब मैं यहाँ छुपा और उसके बाद जब ट्रैवल शुरू हुआ तो मैंने बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, बहुत रोया, लेकिन मेरी आवाज़ जो है वो किसी ने नहीं सुनी। और वहाँ की जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो इस चीज़ के बारे में कहते हैं कि ये कोई स्मगलिंग की कोशिश नहीं है, बच्चा वाकई छुपा था और ये एक हादसा ही कह सकते हैं इसको, या गलती कह सकते हैं। लेकिन अब बच्चा जो है वो अब राब्ता करके, फ़हीम इसका नाम है, बच्चे का नाम है फ़हीम, और राब्ता करके इसके पेरेंट्स से अब वो भी वहाँ पे काफ़ी परेशान होंगे। आपको पता है उनकी फैमिली काफ़ी परेशान होगी। लेकिन खेलते खेलते बच्चा जो है वो मलेशिया पहुंच गया। तो ये खबर इस हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि खेलें, लेकिन खेल में इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि आपकी जान को ख़तरा नहीं होना चाहिए। या पेरेंट्स को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर बच्चा कोई खेल रहा है या कोई भी खेल रहा है तो उसमें वो किस हद तक इंटेंस है या किस हद तक वो किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके वालिदैन को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हमने एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल की सारी दिन की न्यूज़ और सारा दिन की टॉप स्टोरी जो थी उसमें आपने देखा कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से लेकर उनके 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर होने तक सारी सिचुएशन लम्हा ब लम्हा आप तक पहुंची। लेकिन इस पर हम रिव्यू ले लेते हैं। आमिर खाकवानी सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ आज के शो में मौजूद है। सर, आपको आज के शो में खुश आमदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अस। जी बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, कहिएगा कि आमिर साहब, इस सारी सिचुएशन में आप देखिए रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई ड्रामाई चेंज आता है, फिल्मी सियासत अगर हम इसे कहें तो। अब आप कल की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि वो विक्ट्री का साइन बनाते हैं और वो भी जब भी कोई गिरफ्तार होता है तो उसके बाद उसकी सियासत को परवान मिलती है, वो ऊपर जाती है उसकी सियासत। तो आप देखते हैं कि वो भी हीरो हो गए हैं या इसमें कोई चेंज पीटीआई को खासा पड़ेगा? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस तरह की असल में गिरफ्तारी अगर बिलावजह हो और ज्यादती फील हो लोगों को, तो ज़ाहिर है उस बंदे का कद काट बुलंद होता है, जैसे आजम स्वाति साहब को भी हुआ। लेकिन बहरहाल ये काम तो गलत हुआ ना। देखें, जिस तरह फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया वो निहायत ही नामुनासिब था। मतलब इस तरह करने का कोई जवाब ही ना, ऐसा कभी होता है कभी। और ये इवन देखें, इलेक्शन कमीशन को पास बाज इख्तियारात जजों जैसे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो है जुडिशरी ऐसी हैसियत नहीं है। यानी ऐसा तो कभी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का भी ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सबसे ज्यादा वकील और ज़ाहिर उसकी एक तकद्दुस होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने उनके हवाले से कोई स्टेटमेंट दी और उनको पुलिस ने यूं पकड़ के उठाया और हथौड़ियां लगा के करें। और मुझे तो बड़ा अफसोस है इस बात पे कि जिस तरह त्रिशूल में स्टेट की अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया तो मुंह पे सफेद कपड़ा डाल के पेश किया गया। कपड़ा डाला हुआ था, पुलिस लेके आई। ये तो क्रिमिनल्स को किया जाता है, फौजदारी क्रिमिनल्स को। और उसकी एक वजह होती है कि कोई डाकू होता है, कातिल होता है, अगवा करने वाला होता है, इस तरह का मुजरिम होता है, उसके लिए गवाह होती है और गवाहों ने उसे
उसकी शनाख्त करनी होती है। बाद में एक शनाख्त परेड होती है, कानूनी तकाजा होता है उसका, उसकी उसे पब्लिक मीडिया के सामने जब अदालत में जब लाते हैं, चेहरा छुपा के लाते हैं, ताकि कल को उसका मुल्जिम का वकील भी ये ना कह सके कि भी इन लोगों ने हमें पहले से देखा हुआ था, अब शनाख्त परेड क्यों हो रही है। तो फवाद चौधरी का तो केस बिल्कुल शनाख्त परेड का तो इशू ही नहीं है, सिर्फ तजलील करने की खातिर और तजहीक करने की खातिर कपड़ा डाल के साथ पेश किया गया। तो ये इंतहाई घटिया और इंतहाई थर्ड क्लास है, और इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद होती है। जिस तरह की फुर्तियां पंजाब पुलिस ने दिखाई हैं, आमिर साहब, इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें, आपको याद होगा डस्का का इलेक्शन, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर का जो मौक़िफ़ था वो भी आपके सामने था। फिर हमने देखा कि 11 उन हलकों को खोला गया जो पीडीएम की ख्वाहिश थी कि जहां पे इमरान खान का कम मार्जिन आया है तो वहां पे कहीं ना कहीं इमरान खान लॉस कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ जो है उनको लॉस हो सकता है, वो खोले गए। अब आप देखें कि राना सनाउल्लाह साहब या दीगर पॉलिटिशियन के जितने बयानात हैं इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, कभी इस किस्म के मुकदमात या इस किस्म के जो हैं वो पर्चे नहीं किए गए। लेकिन कल ये जो वाक़या हुआ है, आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमिश्नर एक ऐसा गैर जानिबदार इसको होना चाहिए था, लेकिन अब लग रहा है कि मामला जो है कहीं ना कहीं और बहुत सारा तासुर जो है आवाम में तो ये पाया जा रहा है कि अब ये पीडीएम की ही नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इसको आप नहीं समझते कि पूरे इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुंचेगा? सर सख्त नुकसान पहुंचा है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन गया है और वाज़ेह तौर पे उसके इक़दाम बायस्ड हैं, ये तासुब नजर आ रहा है। और आप देखें कि एफिशिएंसी और एहलियत करके कराची में बलदियाती इलेक्शन में 3-4 दिन तक अभी तक वहां मसले चल रहे हैं, और रिजल्ट अनाउंस करने में 3 दिन लगा दिए उन्होंने। लोकल बॉडी इलेक्शन जहाँ टर्न आउट भी कम था। तो इलेक्शन कमीशन को अपनी कारकर्दगी में तवज्जो देनी चाहिए और हुकूमती टूल नहीं बनना चाहिए। इस वक्त जो है ना हुकूमती टूल बने हुए हैं, और जितनी ओवर एफिशिएंसी दिखा रहे हैं हर चीज में। अभी ये जो वज़ीर आला का तकर्रर है मोहसिन नकवी साहब का, तो यही वो इनके बारे में यही अंदाजा था कि यही सब कुछ होगा, और इसी तरह पंजाब पुलिस और इंतजामिया इस्तेमाल होगी। और अब मजे की बात ये, कोई बंदा मेरी जिस बात होती है, कोई इसको डिफेंड करने को तैयार नहीं है। उनकी हर एक की जवाबी दलील होती है कि इन्होंने भी ऐसे किया था। यानी वो सब लोग ये मान चुके हैं इस बात को कि ये गलत काम है, लेकिन चूंकि उसमें दौर में भी पीटीआई के दौर में भी ऐसी कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, तो अभी भी होनी चाहिए। तो ये क्या बात है, यानी गलत काम अब यानी हम एक ही उसमें दायरे में घूमते रहेंगे कि अब अगर ये आज मोहसिन नकवी को अगर हम देखें बतौर वजीर आला, जी पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर उसको जैसा हम देख रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब के तो बड़े ख़ास बंदे हैं। ऐसे में एक बड़े बाइख्तियार बड़े पावरफुल वो नज़र आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो खेल खेलना चाह रहे हैं उनसे, और जिस तरह नुकसान पहुंचा है पीपल्स पार्टी की साख को पंजाब में, तो क्या उसकी बहाली में भी वो जो है फ़ायदा पीपल्स पार्टी को पहुंचा सकते हैं? और साथ साथ क्या ये जो बातें गर्दिश कर रही हैं कि मामला जो है 90 दिन का नहीं होगा, आगे 6 महीने तक बढ़ सकता है, तो इसमें मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं, पीटीआई के लोगों को उठाया जा सकता है? देखिए, अब बज़ाहिर तो ऐसे लग रही हैं चीजें, वैसे मेरा तो नहीं ख्याल इन हरकतों से पीपल्स पार्टी को कोई फायदा पहुंचना है। अगर आप देखें ना, इमरान खान ने कल ये बात की, और ये दुरुस्त बात है कि अभी तक निगरान वज़ीर आला मुकर्रर हो चुके हैं, और इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें ताकि पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो, लोग अपने पॉलिटिकल कारकुन अपने हलकों में काम करें। और उसके खिलाफ अच्छी बात ये है कि लोग सियासत की तरफ मुतवज्जी होंगे, ग्रास रूट लेवल पे भी एक्टिविटीज होंगी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी, तो ठीक है चले, उससे टेंशन कम होगी, लोग अपने इलेक्शन की तरफ माहौल बनेगा और ये लड़ाई का उनसे कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, और खुदा ना खास्ता ये सोचा गया कि जो आइन के मुताबिक जिस तरह मुद्दत में इलेक्शन होना है, अगर उसको ना एक तरफ रख लिया गया तो फिर वो आइन की सिर्फ इस एक मामले में नहीं होगा, फिर वो हर चीज में होगा, फिर वो बहुत गंद फैलेगा। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही गलत है, बहुत ही नामुनासिब है। सब ये कहिएगा कि सारा कुछ जहाँ से शुरू हुआ वो ये था कि पंजाब एक्टिव हो गया है, या पंजाब पुलिस एक्टिव हो गई है इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से। रात गए 2, 2:30, 3 बजे ये सारी सिचुएशन आपने देखा कि ज़मान पाक उनके घर के बाहर कारकुनान जमा हुए, लीडरान जमा हुए, और वहीं पर फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे। और 6 बजे के करीब 3-1 घंटों में ही उनकी गिरफ्तारी सामने आई। और फिर 6 से लेकर अगर रात मतलब सुबह 10 बजे की बात करें तो इस 8 घंटे के अंदर अंदर इस्लामाबाद पुलिस पहुंच गई गिरफ्तार करने के लिए। ये सारा सिनेरियो तो हम स्केच कर लेते हैं, लेकिन जो इमरान खान की गिरफ्तारी पर बातें हो रही है ये उसी का रिएक्शन है। उस पर आप क्या समझते हैं कि वो अटेम्प्ट भी की जा सकती है?
देखिए, अगर वो अटेम्प्ट करेंगे तो फिर बहुत ही तबाहकुन होगा, फिर तो एक बहुत एक शदीद किस्म का एक रिएक्शन सामने आएगा। और इस वक्त इस हालत में जब इमरान खान अभी तक भी चल भी नहीं पा रहे सही तरह, तो ये मसाइल तो बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन कल मुझे एक उम्मीद नजर आती है, आप इसे गौर करें, कल प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने चंद घंटों में 2 मुलाकातें की हैं इमरान खान से। तो और वो प्रेसिडेंट साहब ने इस पे फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पे पब्लिक रिस्पांस भी उस तरह का नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं वो ये सिचुएशन को बिगाड़ने से बचेंगे और उनकी कोशिश होगी कि बिगाड़ा ना जाए। तो देखा ना, इस कदर अदम इस्तेकाम पहले चल रहा है, सियासी अदम इस्तेकाम, और उसमें अगर आप इमरान खान को गिरफ्तार भी कर लेते हैं, एक बड़ी एजिटेशन शुरू हो जाती है, तहरीक शुरू हो जाती है, एक शोर शराबा हंगामे हरकत शुरू हो जाते हैं, तो इकॉनमी का अंदाजा लगा लें कि कहाँ जाएगी और उससे पीडीएम को क्या फायदा होगा। और आप देखें, फिर आप ये देखें कि जब पब्लिक मूड के पब्लिक सेंटिमेंट्स को आप बिल्कुल कत्ल कर दें, एक तरह का उनके लोगों के जज्बात को एक खत्म करके आप एक लीडर को गिरफ्तार कर ले और सिर्फ इसलिए इलेक्शन की तरफ ना जाए कि इलेक्शन में पीडीएम हार जाएगा, तो ये तो फिर बहुत ही खौफनाक है ना। इसी तो फिर मुल्क की सालमियत के लिए भी एक सीरियस खतरा हो जाएगा। और हम में से हर एक को इस पे बात करनी चाहिए। पार्टियां आती जाती रहती हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं, लेकिन मुल्क हमारा बरकरार और मजबूत रहना चाहिए और हमारी मईशत हमारी मजबूत रहनी चाहिए। ठीक है, आमिर साहब ये कहिएगा। आमिर साहब, हमने देखा माजी में जब खान साहब की हुकूमत थी तब भी ये सिचुएशन थी, किसी न किसी को पकड़ना, फिर उसके बाद वो जो इनके बयानात थे वो भी इस किस्म के अच्छे नहीं थे। अब ये हालात हैं कि शुरुआत हो चुकी है आजम सवाती से, फिर हमने देखा कि शहबाज गिल से कुछ सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार किया गया। ये जो सिलसिला है, आप क्या समझते हैं कि मुल्क को किस दहाने पर ये सियासतदान लाकर खड़ा कर देंगे? क्योंकि ये बगावत का अब कल हुकूमत इमरान खान की आएगी तो फिर वही पकड़ दकड़ फिर इनकी आएगी। जो सिलसिला, आप नहीं समझते कि मुल्क को मुस्तहिक करने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम सियासतदानों को भी करने चाहिए ताकि जिस तरह हिंदुस्तान ने किए, जिस तरह बांग्लादेश ने किए, दीगर ममालिक ने किए, आज उनकी मईशत कहाँ पहुंची और हम कहाँ खड़े? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% आपने ठीक। बांग्लादेश में भी ऐसे ही था, आपको याद होगा, बांग्लादेश में भी ऐसे ही हालात होते थे। एक हुकूमत बदलती थी तो हड़तालें होती थी 4 से 5 साल, खालिदा जिया की और हसीना वाजिद की ये आपस में कशमकश थी। लेकिन अब वहां जब स्टेबिलिटी की उन्होंने, तो बांग्लादेश ने 10-12 सालों में ही पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया और कहाँ चले गए वो। ये बात ठीक है, लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि अगर सियासतदान अपनी नालायकी की वजह से या अपनी आकबत नादेशी की वजह से ऐसा नहीं कर रहे, तो हमारे दीगर अदारों को रोकना चाहिए ना। अदलिया को, मेरा ख्याल है आला अदलिया को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। एक सरीहन इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो उनको मुदाखलत करनी चाहिए। अदलिया के पास बहुत इख्तियारात हैं और ताकत है, और हमने देखा कि उन्होंने अपनी इख्तियारात को असर्ट करके देखा भी है। और इस तरह मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट को भी न्यूट्रल होने के नाम पर तमाशा नहीं देखना चाहिए और उनको कम से कम एक टेंशन खत्म करानी चाहिए, यानी ये टकराव खत्म कराना चाहिए। साहब, हरमीत जिस बारे में बात करें, ये सवाल पहले भी हमारे शो में आने वाले दीगर एनालिस्ट से भी मैं पूछ चुकी हूँ कि अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें या आप जमहूरियत की बात करें, वो कोई सियासतदान हो या कोई सहाफ़ी हो, जब वो खुलकर कोई बात करता है तो रिएक्शन हमने ऑन एंड ऑफ इस तरह के सामने देखे हैं। क्या अभी हमें ज़रूरत है टोटल निज़ाम चेंज करने की? क्या कोई ऐसा निज़ाम लेके आया जाए जिसके बाद तो शायद मुल्क चल सके? बिकॉज पिछले सारे निज़ामों को तो हम टेस्ट कर चुके हैं, उससे तो हमें कुछ नहीं मिला और ना हमें कोई उम्मीद है कि मजीद आगे मिल सकता है। तो क्या हम इस चीज़ के मुताबिक अभी हैं कि हम कोई नई चीज़ लॉन्च कर सकें, या अगर करेंगे तो क्या हो सकती है? देखिए, निज़ाम तो इतना जल्दी नहीं बदला जा सकता। निज़ाम बदलना कोई आसान होता है, वो लंबा चौड़ा काम होता है, और निज़ाम लोगों से ही होता है ना। यही लोग अगर किसी भी निज़ाम में होंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल सदारती निज़ाम हो, पार्लिमानी निज़ाम हो, किसी भी किस्म का निज़ाम हो, सूबों के इख्तियारात ज़्यादा हो, सूबों के इख्तियारात कम हो, जो भी सिस्टम हो उसमें लोग तो यही होंगे ना। अगर ये लोग अगर बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करेंगे, अदम तहम्मुल दिखाएंगे, बुर्दबारी नहीं दिखाएंगे और चीज़ों को संजीदगी से हल नहीं करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। असल मेरा ख्याल है हर अदारे को अपनी हदूद में काम करना चाहिए, लोगों को बिहेव करना चाहिए, बर्दाश्त के साथ, तहम्मुल के साथ काम करना चाहिए। और साथ ये कि कोई भी शख्स या कोई भी पार्टी जो इक़्तिदार में हो उसको आमराना इख्तियारात नहीं मिलने चाहिए। हमारे अदारों को, खासतौर पर अदलिया का मैं नाम लूंगा, उसको उनके एक कदखन लगानी चाहिए, रोकना चाहिए कि अदारा अपने इख्तियारात को तजावुज़ कर रहा है। जैसे आदम सवाती साथ हुआ कि उनको यहाँ जब मुकदमे हो गए तो बलूचिस्तान भेज दिया गया। बलूचिस्तान में उनको मच्छ जेल में, चूंकि एक सजा के तौर पे मशहूर था 50 सालों से मच्छ जेल, तो वहां डालना एक तो किया गया। फिर वहां जब उनकी बेल होगी तो उनको सिंध पुलिस के हवाले कर दिया गया।
और कोशिश की गई 2-3 चंद हफ्ते जितना हो सके उनको एक तदलील की जाए। तो वहां पे जुडिशरी को रोकना चाहिए था, आला अदालतों को ज्यादा एक कदम आगे जाके आना चाहिए था और स्ट्रिक्टी के भी कहीं पे किसी, और माजी में हमने देखा है हमारे चीफ जस्टिस साहबान ने और हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस साहबान ने इस किस्म के अहकाम जारी किए हैं कि भी कहीं से भी इसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और उसमें उनका फायदा दूसरों को भी पहुंचा। जैसे हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिला था और मुस्लिम नून को मिला है, और नवाज शरीफ साहब जो बाहर गए हैं अदालती रिलीफ पर ही घर गए हैं, मरियम नवाज साहबा बाहर बैठी हैं, अदालती रिलीफ पर ही बैठी हैं। तो ये अपोजिशन में लोगों को अदलिया है बचाती है उस हुकूमतों के आमराना जुल्म से और इस्तिबदाद से। और मेरा ख्याल है कहीं पीछे रह के, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिव्यू। बिल्कुल ठीक है कि आदमियों से या लोगों से या रियासत की रियाया से ही सिस्टम होता है, तो अगर आप अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करेंगे तो सिस्टम कोई भी हो वो चेंज कर दिया जाए या इसको बेहतर किया जाए, यही सिस्टम में हम लोगों ने ही रहना है। तो हमें मुजाहरा करना पड़ेगा कॉपरेशन का या फिर बर्दाश्त का या तहम्मुल का या सब्र का। तो अपने आप को मेरे ख्याल से अल्टीमेटली बेहतर करने की जरूरत है। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, न्यूज़ ब्रेक है। आप खबरें सुन के वापस आए, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और दूसरे घंटे में हमारी ज़्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं वो ऐसी टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं, इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि उन मसलों को एड्रेस कर सकें या इस प्लेटफॉर्म या फोरम को यूटिलाइज कर सकें उन तमाम लोगों के लिए जो बेसिकली जिनके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मसले मसाइल की बात करें तो प्रोग्राम का शुरू भी ऐसे करते हैं, मिड में भी यही बात करते हैं, क्लोजिंग भी इसी पे करते हैं, लेकिन मसले रियल हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल, इंडस्ट्रीज़ को दरपेश मसाइल जो हैं उसको आज हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये यूं कहीं कि सबसे बड़ा मसला क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर कॉपरगेट मौजूद हैं और मियां हसीब इन्हें कहते हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोहा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एट द गुड मॉर्निंग पब्लिक शो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। आगाज कर लेते हैं। बेसिकली बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ कॉपरगेट, आपको क्या लगता है ये टेक्नोलॉजी जो कि हम यूज़ करते हैं हर इंडस्ट्री में यूज़ होती है, स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल, इस किस चीज़ का शदीद फुकदान इस वक्त इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज का काम और उनका जो मयार है वो बहुत ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इस टाइम है कि वो इंपोर्ट की जो बैन्स हैं उसको जो है साइड पे करें, और जो हमारे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज क्रिएट हो रही है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ डॉलर भी एक रियलिटी है, लेकिन सबसे बड़ी हमें जो रियलिटी उसको फेस करना चाहिए कि हमारी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, और जब तक हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को नहीं चलाएंगे तो नेचुरल सी बात है हमारे रॉ मटेरियल्स की एक शॉर्टेज थ्रू आउट पाकिस्तान क्रिएट होगी, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इंडस्ट्री सफ़र ऑलरेडी कर रही है। अगर मैं किसी भी फील्ड की बात करूँ, यू नेम इट, और वहाँ पर एक मसाइल का अंबार है, बट लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल पॉइंट्स ना। तो बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ कॉपरगेट अगर हम बात करें तो इस सारे सिनेरियो में डेफिशिएंसी इस वक्त शदीद किस चीज़ की? आपने रॉ मटेरियल की बात की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की, ये मसाइल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त अगर रिप्लेसमेंट की बात करें या वक्त गुजारने की बात करें तो किन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्हें हम मुतबादिल कह सकते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ रुके ना, एटलीस्ट काम चलता रहे? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस टाइम सस्टेनेबल एनर्जी की, क्योंकि उसकी वजह से हमारी जो मुल्की सतह पे जो हमारी बिजली यूज़ होती है, कंजप्शन होती है, उसमें जिस तरह रिसेंटली भी अभी 2 दिनों का सिर्फ शॉर्टफॉल आया, और हम मेरे ख्याल से ग्लोबली कम अज़ कम 1 to 2 वीक्स पीछे चले गए। तो हमें सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन की तरफ जाना है, हमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और यकीनन अगर हम जिस तरह बाकी कामयाब ममालिक को देखें तो उन्होंने जो काम किया, उन्होंने अपने एनर्जी के लिए जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल किया है। उन्होंने कम्प्लीटली जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज़ नहीं किया, उन्होंने कम्प्लीटली अपने जो सस्टेनेबल सोल्यूशंस हैं सोलर की और विंड को, उन्होंने उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी उसको स्ट्रॉन्ग किया है, अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किया है, और उन्होंने इसी के ज़रिए अपनी इंडस्ट्री का पहिया चलाया है। Because they do have alternatives ना, because they do have like अगर इस चीज़ का मसला चल रहा है, वो एनर्जी क्राइसिस हो या दरामदाद की हम बात करें या फिर एनर्जी क्राइसिस की बात करें, तो इन चीज़ों को निकाल कर रनिंग फॉर्म में या साइकिल को चलते रहने के लिए दे डू हैव द रिप्लेसमेंट। और अगर हम अल्टरनेटिव्स की बात करें, इस वक्त जो डेफिशिएंसी या सिस्टम में जहाँ पर हम लैक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है बीइंग अ डायरेक्टर कि किन चीज़ों पर अगर काम किया जाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा
तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, या फिर हम थोड़ी बहुत बेहतरी लेके आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम लोग अपने जो रूट कॉजेज हैं उनको अगर देखें तो वी आर अ एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। बिल्कुल। हम अगर अपने एग्रीकल्चर के ऊपर काम करें, हमारी बहुत सारी एक्सपोर्ट्स का रिलेशन है हमारे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के साथ नेचुरली। ट्रू। तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इस टाइम है कि हम लोग अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर फोकस करें। हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं? शॉर्ट टर्म गोल्स हैं कि हमारी जो डे टू डे ज़रूरियात हैं, बेशक वो बिजली की मत में है या किसी तरह भी हमारे एनर्जी के जो क्राइसिस के अंदर हम फंसे हुए हैं, उनके अंदर हम अभी शॉर्ट टर्म के अंदर उनमें से निकलें। और जो हमने अभी इंपोर्ट्स के ऊपर स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट ने इस टाइम बैन लगाया हुआ है, हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से भी कि वो इस शॉर्ट टर्म बैन को काइंडली उसको जो है पीछे करें और हम एक लॉन्ग टर्म सोच लेके चलें जिसकी बेस पे हम लोग कंट्री वाइज एज अ कंट्री हम लोग सर्वाइव कर सकें, जिस चीज़ की जंग आजकल बेसिकली लगी हुई है। बिल्कुल ठीक है। हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। मियां साहब, अगर हम देखें, आपको याद होगा कि कराची में जब मैं वहाँ पे था तो बहुत ज़्यादा लोग मुख्तलिफ इलाकों से जाते वहाँ पे काम करते थे और रोज़गार के बेपनाह मौके हुआ करते थे। फिर ऐसा हुआ कि एनर्जी क्राइसिस शुरू हुआ और वही कंपनियाँ, वही कारखाने शिफ्ट हो गए बांग्लादेश की तरफ। अब आप बांग्लादेश को देखें कहाँ पहुँच गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मुख्तलिफ कंपनियाँ आई थी बाहर से, वो तो बोरिया बिस्तर बांध के अब वो यहाँ से जा रही हैं। ऐसे में अगर लोकल इंडस्ट्री की बात करें, जो सिचुएशन चल रही है, यानी एलसीज बंद है, आप खाम मटीरियल जो है या उसकी इजाज़त नहीं देते, इम्पोर्ट की इजाज़त नहीं देते, तो आपको लगता है कि क्या उसी नहज पे मामला पहुँच जाएंगे जो माजी में हम भुगत चुके हैं अगर इसके लिए इक़दाम ना किए गए? तो देखें, जिस तरह हमारी बहुत सारी एमएनसीज पाकिस्तान के अंदर काम कर रही होती हैं, तो नेचुरली जो बिजनेसेस हैं वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को और सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए चलते हैं। अगर हम बात करें अभी जो करंट सिचुएशन है, तो उसके अंदर इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ से अपना बैग पैक करके जा रही हैं, तो नेचुरल सी बात है कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, आप सोचें वो किस नोयत के मसले मसाइल से गुजरी होगी इस टाइम पे, सिर्फ एलसीज की बैन होने की वजह से और जो हमारा एनर्जी क्राइसिस है उसकी वजह से। अच्छा ठीक है असीम, मुझे ये बताएं कि हमने ये तो बात कर ली, फॉर द टाइम बीइंग बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को फिलहाल बंद किया गया है। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो फैसलाबाद में हम देख रहे हैं कि इस वक्त बड़ी तादाद में इंडस्ट्रीज़ को बंद किया गया है। हम नेम का जिस कान नेम एट, लेकिन आपको पता है कि शोरूम्स की अगर बात की जाए, सुजुकी, वो फॉर द टाइम बिंग बंद कर चुके हैं। 2 दिन के एनर्जी क्राइसिस की वजह से हम कितना पीछे चले गए हैं, फॉर द टाइम बिंग ही सही, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के बंद होने की वजह से आपको क्या नुकसान हो रहा है और ये डैमेज जो है क्या ये रिपेयरेबल है? कितनी टाइम में ये रिपेयर हो सकेगा? देखिए, सिर्फ 2 दिन के नुकसान से हम 2 दिन की बात तो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रीसेंट वाक़या है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, हमारे एनर्जी क्राइसिस की वजह से कहाँ पे हमारी कॉस्ट जा चुकी हुई है, हमारी कहाँ पे इन्फ्लेशन जा चुकी हुई है, हमारी जो ओवरऑल एलसीज की बैन की वजह से हमारी जो प्राइसेस हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की, वो कहाँ पे जा चुकी हुई हैं। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक चीज़ का बड़ी सख्ती से ख्याल रखना होगा कि अगर ऐसी हालात रहे तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, हमारी लोकल इकॉनमी है, वो कहाँ पे खड़ी होगी। इवन अगर आप बड़े से बड़े मुल्कों को, चाइना को भी अगर आप देख लें, तो चाइना की जो है सारी तो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है ना, वो सारी पूरी दुनिया को जो है चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करके देते हैं। लेकिन उन्होंने उसको भी कोटा बेस्ड किया हुआ है कि उनकी लोकल इकोनॉमी को किसी भी किस्म का हर्डल या किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा अगर खुदा ना खास्ता उनको कोई एक्सपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्योंकि इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है और शुरू से हम इम्पोर्ट पे रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होता जाएगा। सिर्फ 2 दिन की बात नहीं है जो पिछले दिनों लाइट गई है, ये तो अगर इस तरह चलता रहा तो हम लोगों की लोकल इकोनॉमी कंप्लीटली डिस्टर्ब होती रहेगी। अच्छा सिर्फ लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिसीज। अच्छा हबीब साहब, एक और चीज जो हमने देखी कराची में, स्टेट बैंक के गवर्नर जब वहां पे गए तो उनको चाबियां जो हैं वो ताजिर बरादरी की जानिब से थमा दी गई कि भैया आप संभालें जिस किस्म के हालात हैं। ऐसे में क्या आप लोगों की जानिब से, क्या हुकूमत के साथ कोई बातचीत हो रही है? आपने देखा कि पिछली गवर्नमेंट में 60% ग्रोथ थी टेक्सटाइल की, अगर मैं बात करूं फैसलाबाद में जिस किस्म के हालात थे और इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, अब वही इंडस्ट्री ठप पड़ी है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो बहुत सारे मजदूर जो हैं, जो लोकल लोग काम करते हैं, जो मुख्तलिफ जगहों से जाते हैं वहां पे काम करते हैं, वो भी बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। तो वो जो शरह है बेरोजगारी की वो भी बढ़ती जा रही है, उसका असर भी पड़ रहा है, आम आदमी पर भी पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो आपने भी बात की है कि कराची कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री में जो हुआ वो इसी वजह से हुआ है कि देखें हम लोग ऑन ग्राउंड वर्क कर रहे होते हैं।
हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है कि हमने किस तरह से काम चलाने हैं, किस तरह से हमने अभी भी एनर्जी क्राइसिस के होते हुए भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान में ही रहना है और हमारी सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर ही हैं, हमने कोई बाहर थोड़ी चले जाना है। तो इसको देखते हुए सबसे बड़ी बात हम लोगों को चाहिए इस टाइम के हम लोग किस गवर्नमेंट के साथ बैठे और गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे। जब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी हम लोग लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जो एक दूसरे को सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक ये कराची कॉमर्स इंडस्ट्री वाली फिर से बात आ जाती है, उसमें बेसिकली उसका जो दिखाने का मतलब है वो ये है कि हम लोगों को पता है कि हमने किस तरह इन ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ काम करना है। हमें पता है हमने इसी एनर्जी क्राइसिस के में से गुजरते हुए कैसे हमने आगे बढ़ना है। तो नेचुरल सी बात है, हमें अपना काम करने दें, और हमें अगर थोड़ी सी हमारे मुतालबात हैं तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए, वो किसी और जगह के लिए थोड़ी हैं। तो हमें पाकिस्तान के लिए काम करने दें और हमें ग्रो करने दें, हमारा तो ये मुतालबा है। अच्छा हसीब, इस प्लेटफॉर्म इस फोरम को यूज़ करके मुतालबात को थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा बताएं इस हवाले से कि मुतालबात क्या क्या हैं। और मुज़ाकरात की टेबल पे ऑब्वियसली आप या गवर्नमेंट कई दफ़ा आए होंगे, लेकिन अल्टीमेटली नेगोशिएशन नहीं हो पाती, चीज़ें एक पॉइंट पर ख़त्म नहीं हो पाती। मुतालबात क्या हैं जो अब तक पूरे हो चुके हैं, जो क्या हैं जिस पर सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुन ही नहीं रहा? देखिए, हम लोग के मुतालबात बहुत थोड़े से हैं और बड़े प्रोमिनेंट से हैं, और हर किसी को ऑलमोस्ट इन चीज़ों का पता भी है। हमारे मुतालबात में ये है कि इंपोर्ट पे जो बैन लगाई है वो उसको ओपन कर दें, क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। और नेचुरल सी बात है, हमारे बहुत सारे जो पावर प्लांट्स हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अप्रूव हुई हैं, उनके प्लांट्स बाहर से आने हैं। बिल्कुल। तो नेचुरली जब एलसीज ओपन होंगी तो मुल्की हालात नेचुरली स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डॉलर ने तो अपनी जो प्राइस है वो ऊपर हो या नीचे हो, अभी करंटली इंडस्ट्री को मतलब इस चीज़ से है कि एलसीज ओपन हो और उसके साथ हमारी जितनी भी जो पोर्ट पे चीज़ें पड़ी हैं, जिनको डैमेजेस पड़े हैं, वो हमारे पास पहुँचे, ताकि हम लोग अपना कम से कम काम जो है वो कंटिन्यू कर सकें। हम लोग अपना काम जो रोज़मर्रा के मसले मसाइल हैं उनमें से हम निकल सकें। हम लोग जो सप्लाई के इश्यूज़ हैं, रॉ मटेरियल की शॉर्टेजेस हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाले वक्त के अंदर जो है सुनने में आ रहा है कि स्टील की जो शॉर्टेज है वो भी नज़र आएगी, एलुमिनियम की तो शॉर्टेज हमें ऑलरेडी नज़र आ रही है, और नेचुरल सी जो हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड है कॉपर की भी शॉर्टेज नज़र आएगी। तो हमारे मुतालबात यही है कि आप एलसीज ओपन करने की इजाज़त दें, ताकि हमें जो रॉ मटीरियल्स का फुकदान है उसमें से हम निकल सकें। अच्छा सी, मुझे ये बताएगा कि लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिसीज़ ना। अब ठीक है, बेसिक आपकी ये नीड्स है जो कि ज़रूरत भी है आपकी इंडस्ट्री की कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो है वो इजी किया जाए, और इसके अलावा लेकिन अगर हम बात करें उन लोगों की हु वांट टू कम दिस इंडस्ट्री, लाइक कोई स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल इंडस्ट्री या बिजनेस शुरू करना चाहता है, पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा मुश्किल हैं और इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि किसी के लिए भी ये पाथवे आसान नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? नई गवर्नमेंट, अगर हम पीटीआई की बात करें या XYZ, तो आने के बाद बहुत सारे एक रजीम चेंज हम देखते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को चेंज आता है। अब जो पॉलिसीज़ है वो आपको फ्लेक्सिबल लगती हैं या अभी भी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है अपार्ट फ्रॉम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट? देखिए, मैंने बहुत सारे जो ममालिक हैं उनमें विज़िट भी किए है, और बहुत सारे ममालिक हैं जिनके साथ हमने कारोबारी मामलात भी किए हैं। तो जो बिज़नेस सेक्टर है हमेशा उसके लिए एक वन विंडो सोल्यूशन बनाया जाता है थ्रूआउट ग्लोबली। उस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है एक बड़ी चीज़ है, और जब तक ये इसको रियलिटी में नहीं लेके आएंगे तब तक नेचुरल सी बात है हमारे जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जिनको हम SMEs कहते हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। अगर ये गवर्नमेंट हमें वन विंडो वन सोल्यूशन दे देती है कि आपने किसी किस्म का कारोबार भी अगर आपने शुरू करना है तो वो वन विंडो वन सोल्यूशन होगा। आपने किसी किस्म के भी अदारे से कोई अप्रूवल लेनी है, या आपने कहीं से भी कोई सर्टिफिकेशन लेनी है, या आपने कोई भी अपने टैक्सेशन के मसले मसाइल हल करने हैं, उसको वन विंडो वन सोल्यूशन करते हैं। तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में ही आता है, और जहाँ जिस मुल्क में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वहाँ की बिजनेस ग्रोथ का रेट ही कुछ और है। तो इसमें से हमारा एक मुतालबात में से हमारा एक ये भी मुतालबा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करें, जिस पे हमारे जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको सपोर्ट मिले, ताकि वो हमारी इकोनॉमी में, हमारे GDP में कंट्रीब्यूट करें। अच्छा, इंडस्ट्री होल्डर्स और बिजनेस होल्डर्स जो हैं, ऑब्वियसली आपका इंटरेक्शन भी उनसे होता होगा और वो अपने मसाइल भी डिस्कस करते होंगे, और इस तरह से आप लोगों ने कभी ना कभी एहतजाज या मुजाहरा में उसको उस तरह से नहीं कहूँगी जैसे सड़कों पे आ जाता है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ क्लोज करके भी लोगों ने इस चीज़ पर काफ़ी एहतजाज किया है या अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। जो ताजिर बरादरी आप तक पहुँचती है, व्हाट काइंड ऑफ कंसर्न्स दे हैव? देखिए, हमारे पास जो ताजिर बरादरी पहुंचती है, क्योंकि हमारा भी रिसेंटली फ्राया के थ्रू, फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के थ्रू भी हमने एहतजाज किया और बड़ा पुरअमन
एहतजाज था और उसमें हमने अपने एहतजाज में यही प्रोटेस्ट हमने अपना रिकॉर्ड करवाया कि जो एलसीज़ हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट काम करे और जो हमारे गुड्स और पोर्ट पे जो गुड्स पड़े हैं चीज़ें पड़ी हैं उनके ऊपर जो डैमेजेस पड़े हैं उसमें हमें सहूलियात किसी किस्म की प्रोवाइड करें कि हमारी जो फ्यूचर में आने वाली कॉस्टिंग है, क्योंकि नेचुरल सी बात है डॉलर अगर ऊपर जाता है तो हमारे गुड्स की प्राइसेस भी ऊपर जाती हैं। तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी सपोर्ट चाहिए जिसकी बेस पे हम अपने फ्यूचर कॉस्टिंग को भी हम कंट्रोल में कर सकें, क्योंकि हमने इकोनॉमिकली भी तो सर्वाइव करना है इसी मुल्क के अंदर। बिल्कुल जी हरमीत। अच्छा हबीब साहब, हमने देखा कि ये मामला जो है चाहे टेक्सटाइल हो या दीगर इंडस्ट्री हो, ख़ासकर मेडिसिन के हवाले से उस पर भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं, तो वो जो मटीरियल है ना मिलने की वजह से एप्लीकेशंस भी गई, बारहा जो है वो हुकूमत को तनबीह दी गई कि अगर इन मामलात से ना निपटा गया तो नुकसान जो है बहुत ज़्यादा होगा और वैसे भी बहुत सारे मामला जो हैं वो ख़राब होंगे। ऐसे में क्या आपको ये जो सिचुएशन है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि तमाम तर जो इम्पोर्ट है वो सारे खाम माल जो आपको मिल नहीं रहा, फैक्ट्रियाँ जो है आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं, तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि एक रेड लाइन पे हम आ चुके हैं? क्या इस किस्म के हालात बन चुके हैं अगर हुकूमत ने फौरी कोई ऐसा इकदाम ना उठाया जो कम से कम सूदमंद साबित हो इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, बड़ी इंडस्ट्री के लिए? देखें हरमीत साहब, ये भी आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ये जो रेड लाइन है ये तो नेचुरल सी बात है, आ ही चुकी है। आपकी जो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तो ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स है ही। फिर हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है वो भी सेम सिचुएशन है यहाँ पे। सोलर इंडस्ट्री हमारी बड़ी बूम के साथ चल रही थी और उसकी जो है बहुत सारी कंपनीज मशरूम की तरह ग्रोथ हुई उसकी, वो तो वैसे ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब ख़त्म होने वाली जो लोकल इंडस्ट्री थोड़ी बहुत रहेगी है वो भी नेचुरल सी बात है, एक रेड लाइन के करीब ही खड़ी है। जो आजकल प्राइसेस जा रही हैं एनर्जी क्राइसिस में से जिससे हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमें इन्हीं क्राइसिस के अंदर हमें होप भी है। हमें होप ये है कि नेचुरल सी बात है अगर गवर्नमेंट एलसीज़ के ऊपर काम करेगी, एलसीज़ ओपन करने पे काम करेगी, इंपोर्ट जो है हमारी फंसी हुई है उसके ऊपर काम करेगी, तो नेचुरल सी बात है इसी डार्कनेस में हमें लाइट भी नज़र आती है। बिल्कुल। तो जो टेक्सटाइल सेक्टर इस टाइम पे क्लोज पड़ा हुआ है, जो हमारे फार्मा के जो मेडिकल है उसमें इश्यूज़ हैं, वो भी नेचुरल सी बात है हल हो सकते हैं और ठीक हो सकते हैं और वो इंशाल्लाह ठीक होंगे, जो हमें उम्मीद है अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे मुतालबात पे फोकस करती है, उनको मंजूर करती है इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मियां हसीब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपसे डिस्कशन है काफ़ी प्रोडक्टिव रही है। इस हवाले से इन मसलों को एड्रेस करने का एक ही मकसद था कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर इज़ अ सोल्यूशन, उसका हल भी यही मौजूद है। तो उसको एड्रेस करने का मकसद ये कि काश आप तक की आवाज़ पहुंच सके और आप इस पर थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी नजरसानी ज़रूर कर सकें। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। $1 मिलियन क्वेश्चन, नींद क्यों रात भर नहीं आती? अब इसकी क्या वजह है? अगर आपको लगता है कि आप मोहब्बत में हैं, प्यार में हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो फिर तो चले जागते रहने की कोई वजह है। लेकिन फ्रॉम नो रीज़न अगर आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही या बेख्वाबी की सूरत हाल है, तो यकीन जाने ये एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं इंसोम्निया। अब ये बीमारी क्या है और इसके इंडिकेशंस क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको एड्रेस कैसे करना है, ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा रुबाब मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं और वैसे भी आपको बहुत सारी टिप्स हमारे शो में ऑन एंड ऑफ आके देती रहती हैं। तो आपको आज के शो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप ताहिरा? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कहिएगा कि नींद नहीं आती, इसके पीछे जो मैंने वजूहात दी है वो तो चले कॉमन है वो सबके साथ होती हैं। हाँ। लेकिन ये जो बीमारी है जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते, बेख्वाबी होती है आपको, इस बीमारी के क्या क्या नुकसान हैं? इंसोम्निया जो है ये बेसिकली इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। मे बी आपका जो है वर्क शिफ्ट जो है वो हुआ है, मे बी आपकी लाइफ में कोई प्रोलॉन्ग स्ट्रेस चल रहा है जिसकी वजह से आपको इंसोम्निया के जो है मसाइल होना शुरू हो गए। इसकी वजह से, इंसोम्निया की वजह से जो मसाइल हो सकते हैं उनमें जैसे बहुत सारे लोग जो हैं बेचारे नींद की गोलियां लेना शुरू हो जाते हैं कि शायद नींद बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। एंड अनफॉर्चुनेटली जब लोगों को नींद के लिए गोलियां लेना पड़ती हैं तो बहुत सारे एडिक्ट्स की जब आप हिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं
तो पता चलता है कि ड्यू टू सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और उनमें से नींद एक थी जिसकी वजह से उन्होंने ये एडिक्शन शुरू की है। और फिर ये एडिक्शन है। हाँ, ऑफ कोर्स ये एडिक्शन हो जाती है ना, क्योंकि अब आपका बॉडी जो है, नॉर्मल बॉडी की एक्टिविटी जो है, एक नॉर्मल फंक्शन जो है, वो विदाउट मेडिसिन काम ही नहीं कर रहा ना, आपको मेडिसिन लेना पड़ती है, और फिर एक सर्टेन टाइम के ऊपर जाके वो मेडिसिन भी आपके ऊपर इफेक्ट करना बंद कर देती है। एग्जैक्टली, ये भी फिर बहुत आप बड़ा 2, problem 3, है। 4, 5 टेबलेट के ऊपर चले जाते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो आके बताते हैं जी एक से शुरू किया था, आप 2, 3, 4, 5 के ऊपर पहुंच गए, नींद फिर भी उस तरह से नहीं आती। सो बेसिकली नींद, इंसोम्निया इटसेल्फ इज़ प्रॉब्लम, ये खुद भी एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें इरिटेबिलिटी यानी मूड का चिड़चिड़ापन रहना बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ जो है बुरी तरह इफेक्ट होती है। देन अगर आपका नींद पूरी ना हुई हो, आपका फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो ख़राब हो जाता है, आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है पुअर स्लीप की वजह से। और अगर नींद आपकी प्रॉपरली ना आ रही हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म जो अल्टीमेटली उससे हाईजैक हो जाता है, वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। सो नींद सिर्फ नींद नहीं है, इसके साथ, क्योंकि नींद एक शट डाउन कॉल है आपके ब्रेन को, और जब आपके ब्रेन को ये शट डाउन कॉल जाती है तो आपका ब्रेन जो है बिल्कुल सारी चीज़ों को बंद करके अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने के प्रोसेस में चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही मगर वो लोग जो कि इंसोमिया के शिकार हैं, वो इंसोमिया में भी वैसे ही उनको उनकी रूटीन की वजह से हो रहा, स्ट्रेस की वजह से हो रहा, डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा हॉलमार्क जो है वो नींद का डिस्टर्ब होना है, एंग्जाइटी का जो है वो एक सिम्टम जो है वो भी नींद जो है उसका डिस्टर्ब हो जाना है। अगर ये नींद डिस्टर्ब आपकी हो रही है तो आप जो है बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी प्रोन है, यानी वो भी हो सकते हैं आपको, और बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो अच्छा, चुकी ये होती बताएं है। कि चलिए हम ये कह लेते हैं कि इंसोमिया एक बीमारी है, और पाकिस्तान में अगर हम इसके रेशो की बात करें तो 32% अफराद जो है वो इस बीमारी का शिकार है, जो कि हमें नहीं पता। अच्छा, अब एक फैशन भी है, एक ट्रेंड भी है, आपने बिला वजह फ्रॉम नोवेयर आपको पता है कि चलो फ्रेंड्स आ गए हैं, ओके आज स्लीप ओवर करते हैं, और आपने कहीं आउटिंग करनी है, डे आउट है, नाइट आउट है, हमने बाहर रहना है, ये रूटीन भी आपको ड्राइव करके इंसोमिया की तरफ ले जाती है। ट्रू, बिल्कुल ऐसा है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपकी वर्क रूटीन ऐसी है तो आपका बॉडी, एक नेचुरल बॉडी क्लॉक हमारे सबके अंदर लगा हुआ फिर होता आपको है। नींद ही नहीं आती, हाँ, अल्टीमेटली नहीं आती, आपकी आदत बन जाती है। बिल्कुल आपकी आदत बन जाती है, और फिर आप अपनी बॉडी एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जैसे ट्रेन करते हैं ये वैसे रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है, ये वैसे हो जाती है। यू आर एब्सोल्युटली राइटली पॉइंटिंग आउट कि जी हमारा फैशन बन चुका हुआ है अब रात को लेट तक जागना, एंड देन जो है मोबाइल्स ऑफ करते रहना, पार्टीज करना, फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट जो है वो होना। अच्छा, कुछ भी ये नहीं, कभी कभार movies और ड्रामा देख लेना, अकेले बैठ के। एग्जैक्टली। द थिंग इज दिस कि चाहे आप ये सब कुछ कर भी रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी अपनी एक लाइफ की कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो आपको बेहतर फील करवाने के लिए आप कर रहे होते हैं, वो आप कर भी रहे हैं, इवन देन आपका जो है एक टाइम इस तरह का सेट होना चाहिए कि आपने सोना ही सोना है। एंड अगर जैसे बॉडी जो है हमारी 3 बेसिक नीड्स हमारी बॉडी की जो हैं वो हैं बुनियादी ज़रूरतें जो हैं वो हर इंसान की, जिसमें खाना पीना, नींद और सेक्स, ये 3 बुनियादी ज़रूरतें इंसान के, जिसमें ह्यूमन नीड के लिए ज़रूरी है, हर इंसान के लिए। एग्जैक्टली, अगर ये पूरी नहीं होती तो फिर आप एक इंसान जो है बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, और नींद उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब होता क्या है बेसिकली कि कुछ लोगों का नींद साइकिल 6 आवर्स का होता है, कुछ लोगों का 8 आवर्स का होता है। 6 और 8 आवर्स इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर आप 6 घंटे इंशाल्लाह ये अगले बहुत ही कम अरसे में हम इस गैप को ब्रिज करने की पूरी कोशिश करेंगे। चेयरमैन एफबीआर तकरीब से को नींद आती है, लेकिन अगर एक दफा नींद खुल जाए तो फिर दोबारा नींद नहीं आती। हाँ, ये भी एग्जैक्टली ये उनका स्लीप प्रॉब्लम है बेसिकली, कि उनको दोबारा नींद को कुछ लोगों को नींद को इनिशिएट करने में, यानी नींद लेके आने में मसला होता है, कुछ लोगों को नींद को मेंटेन करने में मसला होता है कि उनकी नींद तो आ गई लेकिन अब बार बार आंख खुल रही है, आंखें बंद है, दिमाग चल रहा है, मुसलसल कुछ ना कुछ उसमें चल रहा होता है। अल्लाह का शुक्र है कि हम उन लोगों में से हैं। हरमीत, आई डोंट नो आप है या नहीं, कि हम अगर सोने का सोचें तो हमें नींद आना शुरू हो जाती है। मैं भी सोचूं अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सोना है तो मैं सो जाऊंगी। कमाल की नींद आ जाती है। बस जहाँ तकिया मिले मैं लेटूं, मुझे नींद आ जाती है। ये अच्छी बात है। ये लकी होने वाले में ऐसा होता था। ये लकी होना एक्चुअली कि आप जब चाहें आप सो जाएं। गुड।
एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। अब बगैर नशे के, बगैर किसी, अब हमारा अपना नशा काफ़ी है वैसे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि हमें याद है कि एक वक्त होता था कि किसी एज में होता था कि 60 को पहुंच गए, 55 को पहुंच गए तो कहीं ना कहीं ये बीमारियां हुआ करती थी। अब हम देख रहे हैं कि जितने भी नौजवान हैं, चाहे कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज़ में, या उनकी न्यूली जॉब हुई है, तब उनको वो कहीं ना कहीं बीमारियों में जो है मुब्तला नज़र आता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या सोशल मीडिया का इफेक्ट है, या जिस तरह आज जो सिस्टम निकला है, जिस तरह सोहा ने कहा कि भैया आज चिल कर लेते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, और लाइफस्टाइल चेंज होने के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी क्योंकि बहुत आगे चली गई है। पहले जब हमारे अम्मा बाबा हमें डंडा दिखाते थे या कहते थे चलो जी सोने का टाइम हो गया, सो जाओ, 9 बजे का ड्रामा, 9 बजे की खबरें सुनने के बाद सब लोग अपने ड्रामा देखने देते थे, वो सो जाते थे आप। तो वो टाइम इसलिए इस तरह का था, उसमें भी वो लोग जागा करते थे, जो डाइजेस्ट पढ़ते थे, जो और बहुत सारी चीजें करते थे। दे यूज्ड टू एक्सट्रीम टाइम भी 12 बजे होता था। 12 बजे मैक्सिमम, यानी वो अर्ली जो थे वो लोग सोते थे 12 o'clock। एग्जैक्टली। ये कहा जाता है कि आप जितना जल्दी सोते हैं, जितना जल्दी उठते हैं, आपकी हेल्थ जो है वो कभी खराब नहीं होती इसकी वजह से। अगर आपके अंदर ये एक चीज जो है कि आपका अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, एंड उसके ऊपर जो रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल का चेंज हो जाना है। देन फिर हम जब मोबाइल ब्राउज कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, यूट्यूब देख रहे हो, कुछ भी देख रहे होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन जब प्रोसेस हो रही होती है हमारे ब्रेन में, तो हमारे ब्रेन को कोई शट डाउन कॉल नहीं मिलता। आप बस एग्जैक्टली वो आपकी न्यूरल एक्टिविटी इतनी ज्यादा हो चुकी हुई है कि वो कैसे शट डाउन कॉल दे दे आपको। एक चीज को ऐड कर लें डॉक्टर ताहिरा, एक टाइम ऐसा आता है कि अगर आप मुसलसल फोन यूज कर रहे हैं, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते हैं, जिन लोगों के मुंह पे आके फोन गिरता है और वो सो जाते हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? कि चले वो तो ऐसे लोग हैं कि उनका दिमाग चल रहा है, लेकिन अब दिमाग ने भी जवाब दे दिया कि खुदा का वास्ते इस फोन को साइड पे रख दो। यूजुअली ये सर्दियों में थोड़ा सा ज्यादा कंबल के अंदर घुसे हुए होते हैं, बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम जो एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट आउट की है कि लोग जो लोग ज़्यादा मोबाइल लेट नाइट तक ब्राउज कर रहे होते हैं, ये एक इंडिकेशन ये भी है कि दे आर वेरी लोनली। लोनलीनेस उनकी लाइफ का जो है, कहाँ लोनली? अकेलेपन को आप ऐसे दूर करें कि सोशल मीडिया पे 1000 लोगों को देख रहे हैं, आप 1000 लोगों के साथ हैं, इवन देन देखें आप किसी से बात तो नहीं कर सकते, और जिन लोगों के साथ आप चिट चैट भी करते हैं, यू डोंट, दे आर विद यू, दे आर वेकिंग एट दैट टाइम एंड यू आर वेकिंग एज वेल। एग्जैक्टली, बट आपका जो कोर एक चीज आप उस वक्त प्रॉब्लम होती है ना, दैट इज उस वक्त की नहीं, मैं ये एक इंडिकेशन बता रही हूँ कि वो लोग जो कि लेट नाइट तक ब्राउजिंग करते हैं, लेट नाइट तक सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहते हैं, इनसाइड दे आर लोनली एक्चुअली। उन्हें लगता है कि लेट नाइट तक ना बातें करनी चाहिए फोन पे या मैसेजेस करने चाहिए, फिर आप लोनली फील नहीं करेंगे। नो 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 नो, देखें जो बंदा लोनली होता है ना, उसके पास ये नहीं होता कि उसने मोबाइल यूज वो इसलिए कर रहा है कि वो अपनी लोनलीनेस को खत्म कर रहा है। ही डज नॉट हैव एनीबडी टू इंटरेक्ट विद। ये एक बड़ा सा, हाँ जी, वो मैं इनसाइड फीलिंग की बात कर रही हूँ। इट इज नॉट कि मेरे पास, हर इंसान के पास मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर ऑन योर फिंगर टिप। आप एक टिप करते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ एक्टिव हो जाते हैं और आप बातचीत करना, बट दिस इज इमोशनल कनेक्शन। चलिए एक और चीज यहाँ पर ऐड कर लें, एक और चीज यहाँ पर ऐड कर लें कि आजकल तो ये रिवाज है कि घर में सारे मौजूद हैं, लेकिन बच्चा अपने कमरे में है और वो कमरे में लोनली है और लोनली में वो फोन यूज कर रहा है, तो पीछे घर वाले सारे कह रहे बेटा कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करो। हाँ, ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की। वो बच्चा आपके साथ इसलिए नहीं बैठता कि जब भी वो बैठता है वो देखता है कि अम्मा और अब अपने अपने मोबाइल पे लगे होते हैं। अच्छा, मैं तो नहीं बैठती, जब भी बैठती मेरे अम्मा पापा कहते हैं शादी की बात करो, मैं तो बैठती नहीं हूं उनके साथ। तो बस ये देखें ना, हर किसी के अपने अपने मसाइल होते हैं माँ बाप के पास ना बैठने के रीजंस हैं। तो ये जो बच्चे वाली जो चीजें हैं, क्योंकि बच्चा हमेशा आपको करते हुए देखता है तो फिर वो अडॉप्ट करता है वो वाला बिहेवियर। तो जब वो देखता है कि अब ये वैसे आपकी बात जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि यूजुअली जो है बच्चे वही लोनली होते हैं जी आप बोलें, जिनके माँ बाप खुद बहुत बिजी होते हैं। जी अच्छा हरमीत, आप पुट करें अपना क्वेश्चन। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो आपने शुरुआत की टैबलेट्स के हवाले से कहा कि आपने, मैंने देखा है बहुत सारे नौजवान, बल्कि मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है वसिया, तो उसका भी ये प्रॉब्लम था। एक दिन मुझे कहा कि भैया मैं तो टैबलेट्स लेके ही सोती हूँ, और बहुत बड़ी कम उम्र है। फिर कहीं ना कहीं खास का किसी ने वो कहा कि भैया ये खाओ तो उसके साथ नींद आ जाती है, और वाकई में उनकी नींद इससे शुरू हुई। अब मैंने ये देखा है कि ये जो ज़्यादा टैबलेट्स लेना जो है, जो कम उम्र में ये जो टैबलेट्स जो रुझान बढ़ रहा है, और ख़ासकर दीगर नशों का जो रुझान बढ़ रहा है,
इस पर आप क्या समझती हैं कि ये फ्यूचर में कितना नुकसानदेह होगा, और साथ साथ क्या कोई घरेलू कोई ऐसा मामला है, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि भैया थोड़ी सी खसखस डाल ली दूध में और कहीं ना कहीं उससे भी रिलैक्स हो गए, पुराने ज़माने में जिस तरह अफीम का इस्तेमाल होता था? भांग। काफी रियलिस्टिक बातें करती है डॉक्टर। अच्छा जी, कौन? अच्छा जी, बेसिकली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अर्ली एज में जो लोग ड्रग्स के ऊपर चले जाते हैं, खासतौर पे स्लीपिंग पिल्स का एक बड़ा फैशन होता है। स्लीपिंग पिल्स एक स्टेटस भी एक्चुअली लोगों के पास जो है वो है, तो वो आपकी बॉडी को चेंज कर देता है, आपकी बॉडी के केमिकल्स को चेंज करता है, फिर आपकी स्लीप उसके ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाती है। जैसे हमने पहले बात की कि 1 से 2, 2 से 3 और फिर लामहदूद चीज़ों के ऊपर चले जाते हैं। एंड एक टाइम आता है जब आपको टेबलेट्स लेने के बाद भी नींद नहीं आती। अच्छा, अब जब आप घरेलू नुस्खों की बात करते हैं तो एक चीज़ होती है स्लीप हाइजीन, जिसको हम साइकोलॉजिस्ट जो हैं ख़ास तौर पे लोगों को एडवाइस करते हैं। दिस इज़ फॉर एवरीबडी हु इज़ हैविंग एनी काइंड ऑफ स्लीप प्रॉब्लम। स्लीप हाइजीन बिल्कुल इस तरह की हाइजीन होती है जैसे हम अपनी बॉडी की हाइजीन करते हैं, यानी हम अपने बॉडी के ऊपर गैर ज़रूरी और फासद मवाद जितने भी होते हैं उनको करने के लिए नहाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। स्लीप की हाइजीन के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करने की ज़रूरत पड़ती है। और स्लीप हाइजीन जो है वो हम इस तरह से करते हैं, जैसे एक अभी टोटका तो आपको मिला कि खशकाश और उसको दूध में अगर आप ग्राइंड कर लें या भिगो के पी लें तो दैट कैन हेल्प यू कि आपको नींद जो है वो बेहतर आ जाए। ये एक टेक्निक है। मगर जब स्लीप हाइजीन होगी तो एक पूरा प्रोसेस होगा, और उसका प्रोसेस ये है कि आपके सोने और जागने का, सबसे पहले आपके सोने और जागने का एक टाइम सेट होना चाहिए। चाहे वो टाइम जो है आपको उस वक्त नींद आ रही है या नहीं आ रही, आपकी सारी एक्टिविटीज बंद हो जानी चाहिए और आपको अपने बेड पे जाना चाहिए। आपको आंखें खुली रहें, कुछ हो मगर आप बेड पे हैं। उस टाइम को कॉम्प्रोमाइज yes, करें, उस टाइम पे जाइए। एग्जैक्टली। एंड देन आपके उठने का एक टाइम सेट होना चाहिए। अब आपकी नींद पूरी हुई है, नहीं हुई, आप फटीग्ड हैं, कुछ भी हैं, तो आपने उठ जाना है उस वक्त, क्योंकि ये चीज अगर आप 2 वीक्स तक प्रैक्टिस करेंगे तो आपका नींद का साइकिल जो है वो वापस आना शुरू हो जाता है। लेट मी कंप्लीट दिस। ये बीच में कुछ और चीजें हैं। स्लीप हाइजीन एक पूरा प्रोसेस है, बस मैं उसको जरा थोड़ा कंप्लीट करना चाह रही हूँ। एंड देन जो है आप सोने से पहले कम से कम 1.5 से 2 घंटा पहले नो चाय, नो कॉफी, नो सिगरेट। एंड देन आपका मोबाइल जो है कम से कम हाफ एन आवर, इससे ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात, आपने उसको कट डाउन कर देना है। और वो जो आखिरी इंफॉर्मेशन आप अपने ब्रेन को दे रहे हैं सोने से पहले, कीप अ चेक ऑन दैट कि वो इंफॉर्मेशन क्या है। मसलन वो कोई पॉजिटिव चीज़ है, वो कोई अच्छी चीज़ है, वो कोई एनर्जाइजिंग चीज़ है, वो सूदिंग चीज़ है, क्या है, या वो वायलेंस है, या वो न्यूज़ है, या वो क्या चीज़ें। एंड देन जब आप अर्ली राइज करते हैं सुबह के वक्त, तो डोंट मेक इट इन अ वे कि जी आप उठते ही सबसे पहले, हम अक्सर मोबाइल देखते हैं और मोबाइल के ऊपर हम पूरी दुनिया की न्यूज़ को देखने की कोशिश करते हैं। डोंट डू दैट। जस्ट थिंक ऑफ योर ओन सेल्फ, और अपने बारे में मेडिटेशन, नमाज हम सब पढ़ते हैं, या कोई और जो है कोई ना कोई स्पिरिचुअल किसी ना किसी आप लोग कर रहे होते हैं, हम लोग स्पिरिचुअल इबादत होती है। आप उसके बाद जो है 20 मिनट्स का मेडिटेशन करें, आपकी स्लीप बेहतर होना शुरू हो जाएगी, इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। देन अगर आपको नींद नहीं आती तो आपके पाँव के जो तलवे होते हैं उनके ऊपर किसी अच्छे ऑयल की मसाज कीजिए, यू कैन स्लीप वेरी इजीली। फिर एक और चीज़ जो है, सोने से आधा घंटा पहले शावर लीजिए। शावर लेने से हमारी बॉडी के अंदर वो मवाद खारिज होता है जो नींद आने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक ग्लास जो है, जैसे हमने उसमें वो तो खशखाश डालने वाली बात तो की है, उसमें डाल सकते हैं आप, लेकिन अगर आप वो नहीं डालना चाहते तो सोने से पहले जो है आप कोशिश करें कि एक रूम टेम्परेचर के ऊपर ग्लास ऑफ मिल्क जो है वो लें, उससे भी आपकी नींद इम्प्रूव करती है। लेवेंडर जो है, लेवेंडर की स्मेल जो है, दैट ऑल्सो वन ऑफ द स्लीप इंड्यूसर। रखें, कंडीशंस मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप वेरिएशंस को जो है ट्राई करें, और अपने ये सिर्फ ब्रेन को ट्रेन करने की बात है। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ आते हैं, जल्दी से क्विकली ये बताएगा कि इंसोम्निया को ओवरकम करने के लिए आपको शुरू कहाँ से करना चाहिए। ये सारी चीज़ तो आपने बता दी, ये उन लोगों को करनी चाहिए जो अभी इंसोम्निया की इतनी ग्राउंड रियलिटी में नहीं है या इतनी इंटेंस सिचुएशन में नहीं है। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि मुझे अब नींद नहीं आ रही और ये मेरी हैबिट डेवलप हो रही है, हाउ टू ब्रेक इट? बेसिकली जो एक चीज़ है वो ये है कि अगर आपको इंसोम्निया है और आपको लग रहा है कि आपको 2-3 हफ्तों से आपकी स्लीप बिल्कुल डिस्टर्ब हुई है, आप कोशिश करते हैं पर फिर भी नींद आती, तो विजिट अ प्रोफेशनल। आपको एग्जैक्टली आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ गई है, आप कंसल्ट करें, और फिर उसके हिसाब से मे बी कुछ बॉदर कर रहा हो ब्रेन में, तो फिर आपको चीज़ें जो है वहाँ पे हेल्प कर सकती हैं, एंड यू कैन गेट आउट ऑफ दैट।
तो इसके अलावा सॉरी हम बहुत सारी बातें जो हैं, टाइम शॉर्ट होता है, चीज़ें बहुत सारी होती हैं, मिक्स कर देते हैं। स्लीप इज इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। स्लीप तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कॉज करती है, मगर उसके साथ साथ स्लीप के अपने भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें स्लीप एपनिया है। जैसे कुछ लोग बैठे बैठे एकदम से उनको ऐसे झटका लगता है, कुछ लोग जो स्लीप में वॉक करते हैं, कुछ लोगों को बड़े ड्राउने ड्राउने ख्वाब आते हैं नींद के अंदर। इसी तरह से कुछ लोग जो है वो एकदम से सो रहे होते हैं तो उनका सांस जो है वो चोक कर जाता है, यानी सांस उनका जो है बंद हो जाता है और एकदम से फिर वो उठते हैं। ये स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, ये स्लीप प्रॉब्लम्स हैं। अगर इनमें से कोई एक प्रॉब्लम आपको लगता है कि आपको हो रहा है तो यू नीड टू एड्रेस इट मेडिकली एंड साइकोलॉजिकली इमीडिएटली, बिकॉज आपके एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, आपके काम ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर आपकी नींद प्रॉपरली बेहतर पूरी ना हुई हो। अच्छा, इंसोम्निया की वजह से ये बताइएगा कि बाकी दीगर बीमारियां ट्रिगर करती हैं, जैसे बहुत लोग नींद में चलते हैं और जो ख्वाब है वो आपको बहुत अजीबोगरीब आते हैं, या सोते में आप डर जाते हैं। जो इंसोम्निया की वजह से हम मेडिसिन लेते हैं, ये जो इंसोम्निया की शिकार है उसकी वजह से क्या ये चीज़ें भी ट्रिगर करती हैं? ये भी इसका पार्ट? बिल्कुल ये हो सकता है कि आप बिल्कुल अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो आपके डर जो हैं वो यूजुअली आपकी ख्वाबों में आपको नज़र आ रहे होते हैं, आप डर सकते हैं, डर के उठ सकते हैं बार बार। और अगर आप मेडिसिन नहीं भी ले रहे तो डरावने ख्वाब जो हैं वो आते हैं। समटाइम्स कुछ लोग जो हैं बहुत फटीग्ड हों और वो बड़ी गहरी नींद में गए हुए हों, तो जैसे हम बातें करते हैं वो लोगों को सुनते हैं, दैट बातें करना इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि कुछ लोगों की ये हैबिट होती है कि वो नींद में बातें करते हैं, कुछ लोग अंडर जो है फटीग जो है वो बात करना शुरू कर देते हैं। ठीक है डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू सो मच। आपने बातें काफ़ी हद तक कवर कर दी है, लेकिन ये सिंपल सा फॉर्मूला है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इतनी सी बात है। अगर कर लेंगे तो कुदरत के खिलाफ जाएंगे तो मुझे बताएं आप कहाँ तक जा सकते हैं। अल्टीमेटली आपने वापस वहीं पे आना है, तो कोशिश करें कि आज से इस हैबिट को बिल्ड करना शुरू कर दें। वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। फ्राइडे है, फ्राइडे का शो नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ हम लेकर आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।